स्टार्ट करते हैं। तो ब्रेक से पहले स्टेट इमीडिएटली आफ्टर मेजरमेंट डिस्कस करने के लिए बोला था। थर्ड पॉस्टुलेट से रिलेटेड भी ये स्टेट इमीडिएटली आफ्टर मेजरमेंट है। जब कोई पर्टिकुलर स्टेट में कोई पर्टिकुलर ऑब्जर्वेबल आप मेजर करेंगे तो मेजरमेंट से पहले कोई और स्टेट हो सकता है और मेजरमेंट से स्टेट डिस्टर्ब होगा और स्टेट इमीडिएटली आफ्टर मेजरमेंट चेंज होगा। तो कैसे फाइंड करना है स्टेट इमीडिएटली आफ्टर मेजरमेंट, वो आप यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इसमें टू डिफरेंट केसेस होंगे कि जो मेजरमेंट जिस ऑब्जर्वेबल के लिए कर रहे हैं उसका जो रिजल्ट है वो डिजेनरेट है या नॉन डिजेनरेट है। तो पहला केस लेके चलते हैं यहाँ पे, नॉन डिजेनरेट केस। स्टेटमेंट नोट करेंगे। इफ एन ऑब्जर्वेबल इज मेजर्ड इन स्टेट cat of psi is equal to summation over I ci cat of phi I. If an observable A is measured in state cat of psi, then state immediately after measurement सर ये फोर्थ पॉस्टुलेट है या थर्ड पॉस्टुलेट का ही आगे कर रहे हैं? लेट एंटर की हो गया सर थोड़ा सा बस अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्टार्ट करते यही बोला कि ये थर्ड पॉस्टुलेट का ही पार्ट है। ठीक है सर, ठीक है। स्टेट इमीडिएटली आफ्टर मेजरमेंट विद नॉन डिजेनरेट रिजल्ट कोई नॉन डिजेनरेट रिजल्ट ए ले रहा है। जो आपको ब्रेक से पहले ये स्टेप हिंट किया था, तो अगर ये रिजल्ट ए एन नॉन डिजेनरेट है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ओनली सिंगल स्टेट फाई एन होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट एक ही स्टेट होगा। इट मींस ये फाई वन फाई टू फाई एन अप टू इनफाइनाइट तक जो आपने सुपरपोजिंग टर्म्स लिए हैं इनमें कोई एक ही स्टेट में टर्म कंट्रीब्यूट करेगा, कोई एक ही स्टेट में वो रिजल्ट कंट्रीब्यूट करेगा। इस रिजल्ट में कोई एक ही स्टेट कंट्रीब्यूट करेगा। अब जो मेथड है फाइंड करने का स्टेट इमीडिएटली आफ्टर मेजरमेंट, जिस स्टेट का रिजल्ट आपको यहाँ पे फाइंड होता है वो आपको कंफर्म हो गया कि वो फाई एनथ स्टेट है, फाई एन सिंगल स्टेट होगी। अब इस स्टेट से आप प्रोजेक्शन ऑपरेटर कंस्ट्रक्ट करेंगे। इस स्टेट में सिंगल स्टेट में आपको ये ए एन कंडीशन मिलेगा और फाई एन नोटेशन आपको ये हिंट किया था कि ये ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है, तो सेम स्टेट के लिए ब्रैकेट 1 मिलेगा। इट मींस ये नोटेशन प्रोजेक्शन ऑपरेटर रिप्रेजेंट करेगा। अब जिस स्टेट का कंडीशन है स्टेट इमीडिएटली आफ्टर मेजरमेंट फाइंड करने के लिए आप दैट स्टेट के प्रोजेक्शन ऑपरेटर से जिस स्टेट में मेजरमेंट कर रहे हैं उस स्टेट को ऑपरेट कराएंगे। साई आफ्टर, ये सफिक्स में मैंने वर्ड यूज कर दिया, साई आफ्टर मींस आफ्टर मेजरमेंट, इमीडिएटली आफ्टर मेजरमेंट। मेजरमेंट से पहले स्टेट है कैट ऑफ साई। अब इस स्टेट पे आप जिस रिजल्ट में जो स्टेट कंट्रीब्यूट करेगा, नॉन डिजेनरेट में सिंगल स्टेट कंट्रीब्यूट करेगा, उसके प्रोजेक्शन ऑपरेटर से ऑपरेट करेगा। अब इस साई का फॉर्म सुपरपोजिशन फॉर्म यहाँ पे प्लेस करेंगे, समेशन ओवर आई सी आई फाई आई, प्रोजेक्शन ऑपरेटर नोटेशन एज सच। और ये सीरीज ओपन करेंगे तो C1 फाई वन प्लस C2 फाई टू, ऐसे एक यहाँ पे टर्म बनेगा CN फाई एन। अब ये जो वेक्टर ऑफ फाई एन है ये फर्स्ट टर्म के साथ ब्रैकेट बनेगा 0 हो जाएगा, सेकंड टर्म के साथ ब्रैकेट 0 बनेगा, ओनली फाई एन ब्रैकेट कंट्रीब्यूट करेगा, बाकी रिमेनिंग ब्रैकेट्स 0 हो जाएंगे। तो ये कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में ये फाई एन ब्रैकेट 1 और ये जो कैट वेक्टर है इस कोफिशिएंट के लेफ्ट और राइट कहीं पे भी नोट कर सकता है। बाकी सारे कंडीशंस 0 हो गए, बाकी सारे ब्रैकेट्स 0 होने से रिमेनिंग कंडीशंस 0 हो गए। कैसे आप फाइंड करेंगे स्टेट इमीडिएटली आफ्टर मेजरमेंट एग्जैक्ट मेथड में, वो आपको यहाँ पे हिंट हो गया। जिस स्टेट का कंडीशन है पर्टिकुलर रिजल्ट में, नॉन डिजेनरेट रिजल्ट में, उस स्टेट के प्रोजेक्शन ऑपरेटर से आप ऑपरेट करेंगे तो आपको ये कंडीशन मिल जाएगा। बहुत इजी वे है फाइंड करने का और ये डायरेक्ट भी नोट कर सकते थे। इस सुपरपोजिशन ऑफ स्टेट्स के फॉर्म के लिए जिस स्टेट का कंडीशन है वो प्रेजेंट रखिए, बाकी को 0 कर दीजिए। ये डायरेक्ट भी आप नोट कर सकते हैं। मेथड से तो मैंने आपको बता दिया प्रोजेक्शन ऑपरेटर ऑपरेट करके। अब ये स्टेट था जिसमें आप मेजर कर रहे थे, इस स्टेट में आप चेक करेंगे कि ये रिजल्ट किस स्टेट के लिए फाइंड होता है, इस रिजल्ट में कौन स्टेट कंट्रीब्यूट करता है, वो स्टेट का कंडीशन एज सच, बाकी को 0 कर दीजिए। ये सारे एलिमेंट एक्सक्लूड हो जाएंगे। आप चेक कर सकते हैं ये टर्म ऐसे जहाँ पे फाइंड हो गया। सम टाइम वर्ड यूज करेगा नॉर्मलाइज स्टेट आफ्टर मेजरमेंट, द नॉर्मलाइज स्टेट आफ्टर मेजरमेंट। नॉर्मलाइज आप कर सकते हैं अगर स्टेट गिवन होगा, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अप्लाई करके। बट आपको ये कंफर्म है ये साई आफ्टर के लिए ब्रैकेट 1 होना चाहिए नॉर्मलाइज में, और ये ब्रैकेट आपको बताया फाई एन का ब्रैकेट 1 है, तो एक ही केस में बनाएगा जब ये टर्म भी CN mod स्क्वायर 1 हो जाए। इट मींस CN को 1 कर दीजिए तो ये नॉर्मलाइज स्टेट बन जाएगा।
जिस स्टेट का कंडीशन है वो स्टेट आपको यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, बाकी सारे कंडीशन एक्सक्लूड हो गए। सुपरपोजिशन में मोर देन वन टर्म से नॉन डिजनरेट रिजल्ट में जो स्टेट कंप्यूट करेगा वो आपको नॉर्मलाइज स्टेट आफ्टर मेजरमेंट बनेगा नॉन डिजनरेट केस के लिए। बट सम टाइम जो रिजल्ट है वो डिजनरेट हो सकता है, तो हम डिस्कस करते हैं डिजनरेट केस। डिजनरेट केस में सेम रिजल्ट में मोर देन वन स्टेट कंप्यूट करेंगे। फिर से स्टेटमेंट नोट करेंगे, ये स्टेटमेंट, इफ एन ऑब्जर्वेबल इज मेजर्ड इन स्टेट cat of psi is equal to summation over I ci cat of phi I. Then state immediately after measurement with, और यहाँ पे जब डिजनरेट केस है तो आपको बताना पड़ेगा कि फोल्ड ऑफ डिजनरेसी क्या है। सपोज यहाँ पे हम m फोल्ड डिजनरेट केस ले रहे हैं, m फोल्ड डिजनरेट रिजल्ट an, मैंने सेम नोटेशन लिया रिजल्ट का, बट अब की बार वो m फोल्ड डिजनरेट केस है। तो ये आपको यहाँ पे फाइंड करना है, तो मेथड सेम रहेगा, बट अब की बार माइनर चेंज क्या है कि पहले जो रिजल्ट नॉन डिजनरेट था, अब की बार मोर देन वन स्टेट्स के लिए वो रिजल्ट कंप्यूट करेगा। अगर आप आइगन वैल्यू इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो ये फाई एन नोटेशन पहले सिंगल स्टेट था, अब की बार वो मोर देन वन स्टेट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। अब की बार जो नोटेशन है स्टेट का वो डिजनरेट स्टेट्स के लिए मैंने फाई एन जे ले लिया। ए एन इज एम फोल्ड डिजनरेट, तो एम लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस के लिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट स्टेट्स के लिए वो सेम रिजल्ट कंप्यूट होगा। तो ये जो सिंगल नोटेशन है ये सिंगल ना होकर ये एम स्टेट्स ऐसी होंगी जिनको रिप्रेजेंट करेगा। फाई एन जे, दिस इज द ग्रुप ऑफ एम स्टेट्स, दिस रिप्रेजेंट एम स्टेट्स, और ये जे की वैल्यू 1 से लेके एम तक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एम फोल्ड जनरेट केस है। तो जितनी स्टेट इस रिजल्ट में कंट्रीब्यूट करेंगी उन सब से प्रोजेक्शन ऑपरेटर आप कंस्ट्रक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मोर देन वन स्टेट्स हैं, तो जितने प्रोजेक्शन ऑपरेटर होंगे उन सबको सम करेंगे, और ये सम 1 से m तक जाएगा। तो ये प्रोजेक्शन ऑपरेटर डिजनरेट स्टेट्स पे सम हो गया। अब साई इमीडिएटली आफ्टर मेजरमेंट फाइंड करने के लिए, देखो अभी मैं नोटेशन बता रहा हूँ, इन नोटेशन से जब आप कोई नॉन एग्जाम्पल पे जाएंगे तब आपको एक कंपेयर कर सकते हैं कि ये टर्म क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये फाई एन जे क्या रिप्रेजेंट करता है। इस साई पे आप ऑपरेट करें और इस साई का सुपरपोजिशन फॉर्म आप यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। समेशन ओवर आई सी आई फाई आई। अब जितनी स्टेट यहाँ पे इस रिजल्ट में कंक्लूड करती हैं उन सबके कॉरस्पॉन्डिंग ब्रैकेट्स आपको यहाँ पे 1 मिल जाएंगे, बाकी ब्रैकेट्स कंडीशन एक्सक्लूड हो जाएंगे। ठीक, ये जो नोटेशन है इनको सजेस्ट कंफर्म करने के लिए डिजनरेट और नॉन डिजनरेट बोथ रिजल्ट्स चेक करने के लिए मैं एक प्रॉब्लम आपको नोट कर रहा हूँ। उस प्रॉब्लम से ये डिजनरेट और नॉन डिजनरेट केस में स्टेट इमीडिएटली आफ्टर मेजरमेंट कैसे फाइंड करना है वो यहाँ पे आपको कंफर्म हो जाएगा। The action of an operator B on cat of I n is defined as क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये डिफरेंट नंबर हो सकता है। फाई 1 पे ऑपरेट किया तो ये रिजल्ट यहाँ पे सपोज बी है, फाई 2 पे ऑपरेट किया तो ये ट्वाइस बी है, फाई 3 पे ऑपरेट किया तो ये फिर से बी हो गया। ये 3 स्टेट पे कॉरस्पॉन्डिंग आपको बी ऑपरेटर ऑपरेट कैट वेक्टर पे ऑपरेट कर रहे हैं और कैट वेक्टर सेम है, तो मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर आइगन वैल्यू होगा। ये आइगन वैल्यू इक्वेशंस डिफाइन की गई हैं बी ऑपरेटर के लिए 3 डिफरेंट कैट वेक्टर्स के लिए। द ऑब्जर्वेबल या द ऑब्जर्वेबल बी, इसके लिए ऑपरेटर नोटेशन that is represented by B can is measured
in a state get of psi 1 by root 2 phi 1 plus I by root 2 phi 2 ये टर्म को मैंने 2 कर दिया माइनस 1 by 2 phi 3। ये कोई स्टेट दिया सुपरपोजिशन फॉर्म में D3 कैट वेक्टर्स के टर्म्स में। फाइंड द स्टेट immediately after measurement of observable B with result, इसको मैंने नंबर को 1 कर दिया और यहाँ पे फिर से इसके 2 पार्ट कर रहे हैं विद रिजल्ट 2B एंड सेकेंड पार्ट विद रिजल्ट B। इसी में आगे जो नेक्स्ट पॉस्टुलेट पढ़ाएंगे उसके लिए भी आप प्रॉब्लम में स्टेटमेंट नोट कर लें, दैट टाइम पे इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे जब आप पॉस्टुलेट डिस्कस करेंगे उसके बाद। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट पार्ट ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन स्टेट phi 2। सेकंड सब पार्ट ऑफ फाइंडिंग द रिजल्ट B, और यहाँ पे पहले 2B नोट कर लें फिर ऑफ फाइंडिंग द रिजल्ट B। तो इस प्रॉब्लम को रेफरेंस लेके अभी नेक्स्ट पॉस्टुलेट पढ़ाएंगे प्रोबेबिलिस्टिक आउटकम फोर्थ पॉस्टुलेट, तब इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। अभी फर्स्ट पार्ट पे रेफरेंस फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं जो स्टेट इमीडिएटली आफ्टर मेजरमेंट के लिए आपको नोट कराया है। तो फिर से नोट कराना पड़ता है इसलिए साथ मैंने दोनों पार्ट आपको नोट करा दिया। तो नेक्स्ट स्लाइड में पहले फर्स्ट पार्ट के लिए यहाँ से स्टेटमेंट को एक बार आप लोग रीड कर लें और ये पॉस्टुलेट्स को रीड कर लें। ये आप यहाँ से स्टेट इमीडिएटली आफ्टर मेजरमेंट जो थर्ड पॉस्टुलेट का पार्ट था इसके नॉन डिजेनरेट और डिजेनरेट केस के स्टेटमेंट को एक बार रीड कर लें। इंडिविजुअल स्टेट्स पे आपको ऑपरेटर बी का एक्शन दिया है और स्टेट में बी को मेजर करना है। जब सिस्टम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, जब सिस्टम phi 1 में होगा तब रिजल्ट B बनेगा, जब सिस्टम phi 2 में होगा तब रिजल्ट 2B बनेगा, और जब सिस्टम phi 3 में होगा तब रिजल्ट B बनेगा। ये आपको थर्ड पॉस्टुलेट में बताया था, एक्शन मेजरमेंट ऑफ ऑब्जर्वेबल एंड कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू। तो रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट्स आर ओनली आइगन वैल्यू। जो रिजल्ट बनेंगे जब इस स्टेट में आप ऑपरेटर बी को मेजर करेंगे तो ओनली 2 ही रिजल्ट्स बनेंगे, या तो B मिलेगा या 2B मिलेगा। कितने टाइम मिलेगा वो प्रोबेबिलिटी पार्ट बताएगा। बट जब रिजल्ट 2B ले रहे हैं तो 2B के लिए आपको ये कंफर्म है आउट ऑफ दीज 3 स्टेट्स 2B सिर्फ phi 2 में मिलता है, तो 2B नॉन डिजेनरेट है, ये नॉन डिजेनरेट रिजल्ट है। और जो सेकंड रिजल्ट है B वो phi 1 में भी मिलता है और phi 3 में भी मिलता है, तो जो रिजल्ट B है वो 2 फोल्ड डिजेनरेट केस है। ये जो मैंने अभी आपको प्रॉब्लम के स्टेटमेंट से फर्स्ट पार्ट में रिजल्ट की डिजेनरेसी को कंफर्म किया है, ये तो सभी को कंफर्म हो गया कि 2B जो रिजल्ट है वो नॉन डिजेनरेट है और जो B रिजल्ट है वो 2 फोल्ड डिजेनरेट है। वो 2 टाइम्स मिल रहा है, 2 स्टेट्स के लिए, 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट स्टेट्स के लिए है, तो ये आपको कंफर्म रहेगा ये पार्ट। और कहीं एक जगह और आप ये नोट कर देते जिससे डाउट और एलिमिनेट हो जाए। phi 1 phi 2 phi 3 ये क्लियर नोट कर लीजिए। phi 1 phi 2 एंड phi 3 आर ऑर्थोनॉर्मल बेसिस वेक्टर्स ऑफ हिल्बर्ट स्पेस। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने आपको नॉन डिजेनरेट केस में 2 मेथड बताए थे, एक शॉर्ट मेथड और एक आपको एग्जैक्ट मेथड। तो रिजल्ट जो 2B है, अगर आप ऑपरेटर B को phi 2 पे ऑपरेट करेंगे तब रिजल्ट 2B बनेगा। ये आपको प्रॉब्लम के स्टेटमेंट से करना है, ये नॉन डिजेनरेट है। अब जो स्टेट इस रिजल्ट में कंट्रीब्यूट करेगी phi 2 कंट्रीब्यूट करता है, इससे आप प्रोजेक्शन ऑपरेटर कंस्ट्रक्ट करेंगे और प्रोजेक्शन ऑपरेटर जिस स्टेट में मेजरमेंट करना है उस पर आप ऑपरेट करेंगे
तो आपको स्टेट इमीडिएटली आफ्टर मेजरमेंट पता चल जाएगा। जो एग्जैक्ट मेथड है वो फिर से यहाँ पे मैं हिंट कर रहा हूँ, फिर शॉर्ट मेथड पे जाएंगे। 1/2 phi2 phi1 प्लस I by root 2 phi2 phi2 माइनस 1/2 phi2 phi3। ये आपको एग्जैक्ट मेथड के स्टेप्स बने। अब यहाँ से ये ब्रैकेट 0 ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन से, लास्ट ब्रैकेट 0 phi2 phi3, ये ब्रैकेट 0, ये ब्रैकेट 0, ओनली ये ब्रैकेट आपको नॉन जीरो मिलेगा, ये 1 हो गया। जब ये ब्रैकेट वैल्यू यहाँ पे प्लेस करेंगे तो फर्स्ट टर्म 0, सेकंड टर्म I by root 2, लास्ट टर्म 0, देन स्टेट चेंज टू I by root 2 phi2। ये स्टेट बन गया। अब इसको नॉर्मलाइज करना है तो आप ब्रैकेट साई आफ्टर ब्रैकेट को 1 कर दीजिए तो ये रिजल्ट एलिमिनेट हो जाएगा वहाँ से, ओनली phi2 phi2 बनेगा। अब एक शॉर्ट ट्रिक बताया था इमीडिएटली आफ्टर मेजरमेंट नोट करने के लिए, ये तो प्रेशर ऑपरेटर से आपको हिंट कर दिया। डायरेक्ट नोट करना बताया था इस सुपरपोजिशन में, जब आपको ये कंफर्म हो गया कि 2b रिजल्ट के लिए ओनली phi2 स्टेट कंट्रीब्यूट करता है, और जब phi2 स्टेट कंट्रीब्यूट करेगा तो phi1 वाला जो टर्म है, phi3 वाला टर्म है, इसको 0 कर दीजिए, इसको एक्सक्लूड कर दीजिए। जो रिजल्ट में कंट्रीब्यूट करती है वो स्टेट ऐसे प्रेजेंट करती है, तो आप डायरेक्ट भी नोट कर सकते हैं नॉट यूनिट केस के लिए। उसका कोफिशिएंट इंक्लूड करते हुए मैंने नोट कर दिया। ये रिजल्ट आपको प्रेशर ऑपरेटर से आया है। द नॉर्मलाइज स्टेट आफ्टर मेजरमेंट, क्योंकि ये टर्म नॉर्मलाइज है, ये नॉर्मलाइज टू यूनिटी है, तो ये नॉर्मलाइज टू यूनिटी तभी होगा जब ये टर्म यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। तो नॉन यूनिट केस में यही स्टेप्स आपको मैंने डिस्कस किए जनरल नोटेशन, ये आपको नोन एग्जांपल से आपको डिस्कस किया। अब इसमें फर्स्ट पार्ट में जो सेकंड पार्ट है वहां पे आप कंपेयर करें, जो रिजल्ट बी है वो डबली डीजनरेट है। phi1 और phi3 टू स्टेट्स, टू लीनियरली इंडिपेंडेंट स्टेट सेम रिजल्ट में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो फर्स्ट के सेकंड पार्ट में अगर ऑपरेटर बी को आप phi1 पे ऑपरेट करता है तो भी रिजल्ट बी मिलेगा, और phi3 पे आप ऑपरेट करते हैं तो भी रिजल्ट बी है। ये प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में आपको हिंट किया होगा। तो आपको जो प्रोजेक्शन ऑपरेटर आई इमीडिएटली आफ्टर मेजरमेंट के लिए जो नोटेशन बताया था phi n j, ये टू स्टेट्स यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा, एक तो phi1 और एक phi3। j की वैल्यू 1 और 2 है, ये आपको हिंट किया था। टू फोल्ड डिजेनरेट केस है बी रिजल्ट, तो j की वैल्यू यहाँ पे 1 से लेके 2 तक जाएगा। अब यहाँ पे phi n 1, इसको आप phi1 लेंगे, और phi n 2 इसको आप phi3 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो नोटेशंस दिए हैं यहाँ पे सिंगल नोटेशन है स्टेट के लिए, सिंगल इंडिसेस है, बट डीजेनेसी में डबल इंडिसेस जाना है, एक तो स्टेट के लिए और एक डीजेनेसी के लिए। अब दीज पार्ट से आपको प्रोजेक्शन ऑपरेटर का सम करना है, समेशन ओवर j गोज फ्रॉम 1 to m phi n j कैट वेक्टर phi n j ब्रा वेक्टर। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जब j की वैल्यू 1 लेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म बनेगा phi n1 प्लस सेकेंड टर्म बनेगा phi n2 phi n2। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में नोटेशंस हैं उनको आप यूज करेंगे। तो टर्म बना phi1 प्रेशर ऑपरेटर एंड phi3 प्रोजेक्शन ऑपरेटर। अब इमीडिएटली आफ्टर मेजरमेंट आपको स्टेट फाइंड करना है, इससे आपने ऑपरेट किया था, समेशन ओवर j गोज फ्रॉम 1 to m phi n j कैट वेक्टर phi n j ब्रा वेक्टर साई पे आप ऑपरेट कर रहे हैं। तो इट मींस आप इस स्टेट पे ये टर्म ऑपरेट करेंगे, phi1 प्लस phi3 ये ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे, और साई के लिए फॉर्म दिया है 1/2 phi1 प्लस I by root 2 phi2 माइनस 1/2 phi3। जब ये टर्म इस phi1 ब्रा वेक्टर को इस phi1 कैट वेक्टर के साथ एडजस्ट करेंगे तो ब्रैकेट 1 बनेगा, और इस phi1 को जब phi2 के साथ या phi3 के साथ एडजस्ट करेंगे तो phi1 phi2 ब्रैकेट और phi1 phi3 ब्रैकेट 0 होगा। ओनली यहाँ पे इस प्रोजेक्शन ऑपरेटर से ये कंडीशन नॉन जीरो बनेगा, दैट इज 1/2 phi1। अब इस प्रोजेक्शन ऑपरेटर से एक ब्रैकेट बनेगा phi3 phi1 ब्रैकेट 0 हो गया, एक ब्रैकेट बनेगा phi3 phi2 ब्रैकेट, ये भी 0 हो गया, और ब्रैकेट बनेगा phi3 वो 1 रह गया, और इसका मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर -1/2 है, और ये कैट वेक्टर यहाँ पे मल्टीप्लाई है। तो ये आपको प्रोजेक्शन ऑपरेटर के एक्शन से these टर्म्स प्रेजेंट रहेंगे, बाकी एक्सक्लूड हो जाएंगे। तो ये तो प्रोजेक्शन ऑपरेटर की हेल्प से बताया। अब एक आपको जो शॉर्ट ट्रिक बताया था उससे आप डायरेक्ट नोट कर सकते हैं। जो जिस स्टेट में आप मेजरमेंट कर रहे हैं
ये स्टेट था। जिस रिजल्ट के लिए स्टेट इमीडिएटली आफ्टर मेजरमेंट फाइंड कर रहे हैं वो चेक करें किस स्टेट में कंट्रीब्यूट करता है। आपको यहाँ पे बताया हुआ है ये जो बी रिजल्ट है फाइव वन और फाइव थ्री में कंट्रीब्यूट करता है, फाइव वन फाइव थ्री बी में कंट्रीब्यूट करता है। तो ये स्टेट प्रेजेंट रखना है, ये स्टेट प्रेजेंट रखना है। जो स्टेट रिजल्ट में कंट्रीब्यूट नहीं करता वो उसको एब्सेंट कर देना है। और जैसे ही आप इसको एब्सेंट करेंगे चेक कर लीजिए सेम स्टेट मिलेगा जो आपको पोजीशन ऑपरेटर के हेल्प से आपको प्रिंट किया हुआ है। ये था तो डायरेक्ट आपको नोट हो जाएगा जैसे ही आपको कंफर्म होगा कि अगर रिजल्ट डिजनरेट है तो उस रिजल्ट में कौन स्टेट कंट्रीब्यूट करती है। सुपर पोजीशन में उनके कोफिशिएंट इंक्लूड करते हुए टर्म प्रेजेंट रखिए, उन स्टेट का कंडीशन प्रेजेंट रखिए, बाकी को एक्सक्लूड कर दीजिए। ये पॉइंट सभी को कंफर्म हो गया। मैंने पोजीशन ऑपरेटर की हेल्प से भी आपको हिंट किए हैं और डायरेक्ट नोट करना भी बताया। डायरेक्ट तो आपको सुपर पोजीशन से आपको वन स्टेप में नोट होगा, यहाँ पे आपको स्टेप फॉलो करने पड़ रहे थे। मैंने दोनों पार्ट आपको बता दिए, एग्जैक्ट मेथड भी आना चाहिए और शॉर्ट मेथड भी आपको आना। शॉर्ट मेथड किसी लॉजिक पे बेस्ड होते हैं, ठीक है, वो टाइम मैनेजमेंट के लिए जरूरी है। एग्जैक्ट मेथड के पीछे कोई मैथमेटिक्स आपका है, फिजिक्स आपका है जो आपको आने चाहिए। अगर आप ऑल प्रॉब्लम्स को एग्जैक्ट मेथड से करेंगे तो एक्यूरेसी इंक्रीज होगा, आप वहाँ पे करेक्ट स्टेप्स फॉलो करेंगे, बट टाइम मैनेज नहीं होगा। आपके 3 आवर्स में लेस स्कोर रहेगा जो एग्जाम के क्वालिफाई होने के चांसेस को डिक्रीज करेगा। इसलिए आपको बैलेंस लेके चलना है, एक्यूरेसी भी मेंटेन रहे और टाइम जो लिमिटेड टाइम है उसमें आपका मोर स्कोर हो जाए। तो तभी हो सकता है जब कुछ पॉइंट्स पे आपको शॉर्ट ट्रिक्स पता होंगी जो प्रैक्टिस से आती हैं, वो आपको किसी बुक में नोट नहीं होती। जो मोर प्रॉब्लम्स सिमिलर टाइप्स प्रॉब्लम्स पे प्रैक्टिस करते हैं वो आपको प्रैक्टिस से आपको फाइंड होगी। तो सभी को नोट करना आ गया। अब इसी का नॉर्मलाइज करना है, चाहे आप दोनों फॉर्म सेम है चाहे जिस मेथड से फाइंड करें। आगे मैं नोट कर रहा हूँ नॉर्मलाइज स्टेट आफ्टर मेजरमेंट। और जब स्टेट दिया है उसको नॉर्मलाइज आप कर सकते हैं। नॉर्मलाइज करने के लिए अगर आप एग्जैक्ट मेथड पे जाएं तो आप यहाँ पे एक नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट मल्टीप्लाई करें और अगर ये स्टेट नॉर्मलाइज है तो इसका ब्रैकेट 1 होगा। और ये पॉइंट आपको बार बार ब्रा वेक्टर और कैट वेक्टर से ब्रैकेट फाइंड करने वाले स्टेप को मैंने ये मैथमेटिक्स बताया हुआ है, इस स्टेप पे आ जाएंगे। कोफिशिएंट्स के मॉड स्क्वायर कसम 1 के इक्वल रखेंगे इस स्टेट को नॉर्मलाइज करने के लिए। तो फाई 1 का जो कोफिशिएंट है, अब की बार जब नॉन कांस्टेंट आपने मल्टीप्लाई कर लिया दैट इज n/2, और फाई 3 का जो कोफिशिएंट है वो -n/2 है। मॉड स्क्वायर करना है। तो आपको n मॉड स्क्वायर वैल्यू कंफर्म हो गया। ऑल रिजल्ट्स करेक्ट हैं तो इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे फॉर पॉजिटिव और रियल चॉइस। मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, ये अलर्ट रहेंगे इस पार्ट पे क्योंकि इस पे फिर से आप लोग डाउट पूछते हैं। n मॉड स्क्वायर वैल्यू आपको 2 पता चला, वो √2 के लिए भी है, -√2 के लिए भी है, √2i के लिए भी है, -√2i के लिए भी है। तो पॉजिटिव और रियल चॉइस अगर आप इंक्लूड करते हैं तब आपको पता चला कि √2 है। अब आप यहाँ पे n की वैल्यू प्लेस कर दीजिए। फर्स्ट कंडीशन 1/√2 psi 1 और नेक्स्ट कंडीशन -1/√2 phi 2। This is the state immediately after measurement. Normalize state immediately after measurement with result B. जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं सभी को कंफर्म हो गए। डिजेनरेट और नॉन डिजेनरेट केस दोनों पार्ट आपको कंफर्म हो गए। कोई डाउट तो नहीं किसी को? There will be phi 3. हाँ जी, There will be phi 3. सॉरी, हाँ सॉरी, लास्ट वर्ड था, वाई मिस्टेक नोट हुआ है, ये phi 3 है, दिस टाइम इज phi 3। कैसे नॉर्मलाइज करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे पूछ सकता है, ये फॉर्म पूछ सकता है। नॉर्मलाइज वर्ड कहा है तो आपको हो सकता है दोनों पार्ट वहां पे प्रेजेंट हो बट रखिए हो। ये पार्ट को अगर आप चेक करें ये नॉर्मलाइज नहीं है। इनके कोफिशिएंट्स के मॉड स्क्वायर को सम करके देख लीजिए, 1 नहीं आ रहा है। तो जब नॉर्मलाइज पूछा होगा तो नॉर्मलाइज वाले पार्ट पे आप कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट पोस्टुलेट डिस्कस करते हैं। सर आई हैव वन क्वेश्चन। बोलिए सर, वो जो आपने वो जो प्रॉब्लम दिया है तो उसमें phi 1 एंड phi 3 तो डीजेनरेट स्टेट है ना, तो डीजेनरेट स्टेट तो ऑर्थोगोनल नहीं होते ना? किसने कहा? किसने कहा ऑर्थोगोनल नहीं होते? मैंने तो नहीं बताया। क्या बताया मैंने? वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर दे ना, बताइए ना, डाउट अराइज कहाँ से हुआ? सर। मैंने शायद बुक में पढ़ा था। किस बुक में पढ़ा था? ये स्टेटमेंट को रेफरेंस लीजिए, क्या लिखा हुआ है? where phi 1 phi 2 and phi 3 are orthonormal basis vectors। अब किस बुक में पढ़ा था कि और डिजेनरेट जो स्टेट्स जो डिजेनरेसी में कंट्रीब्यूट करती हैं ऑर्थोगोनल नहीं होती? आप हर्मिशियन ऑपरेटर पे जाइए, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, आपने चाहे जिस बुक में पढ़ा हो। एक पॉइंट को रिकॉल करिए अगर डाउट हो रहा है तो। वहां पे जब आइगन वैल्यू वाला स्टेप फॉलो किया था तो एक स्टेप लाइक दिस आया था, λ1 - λ2।
psi1 psi2 ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, अगर रिकॉल कर पाए उस वाले आर्टिकल से, उस वाले स्लाइड से जो मैंने आपको हर्मिटियन ऑपरेटर के आइगन फंक्शंस ऑर्थोगोनल शो किए थे, रिकॉल हो रहा है? हाँ सर। अगर रिकॉल हो रहा है तो आप चेक करिए। अब अगर लैम्डा 1 लैम्डा 2 इक्वल नहीं है तो ये ब्रैकेट श्योरली 0 बना, बट अगर लैम्डा 1 और लैम्डा 2 इक्वल हो जाए तो क्या ये आपको पता चलता है कि श्योरली नॉन जीरो ही होगा? ये 0 हो भी सकता है और नहीं भी। यस सर। तो आप कैसे श्योर हैं कि ये 0 नहीं होगा? बोलिए। सर हो भी सकता है और ना भी हो नहीं सकता भी, ठीक है, बट ऐसा तो नहीं हुआ कि श्योरली नॉन जीरो है। है। ओके सर। और जब आप कोई हिल्बर्ट स्पेस स्पैन करते हैं या वहां पे बेसिस वेक्टर्स लेते हैं तो दैट पार्ट से आपको ये कंफर्म हो गया कि वो ऑर्थो नॉर्मल कंडीशन से ऑर्थोगोनल होंगे ही, जब स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। ऑर्थो नॉर्मल बेसिस के लिए बेसिस वेक्टर्स ऑर्थोगोनलिटी शो करेंगे, सेम के लिए ब्रैकेट 1 और डिफरेंट के लिए 0। सर फर्स्ट पार्ट में नॉर्मलाइज्ड कैसे आया? आप लोग डाउट पूछते हैं, कुछ पूछने से पहले सोच भी लिया करें। मैंने अभी उन कैंडिडेट को बोला कि ये स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, आपने भी पढ़ा होगा। अगर phi1 ऑर्थो नॉर्मल बेसिस वेक्टर है तो सेम के लिए ब्रैकेट क्या बनेगा? बोलिए बोलिए, जो पूछ रहे थे। यस 1। अब यहाँ पे मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया और आपको कहा है कि ये phi1 ब्रैकेट 1 है, क्या ये ब्रैकेट, इसका ब्रैकेट ये साई है, ये 1 बनेगा? बोलिए। यस नो सर। ये ब्रैकेट 1 है, क्या साई साई ब्रैकेट 1 बनेगा? नहीं नहीं बनेगा। अब फिर से मेथड पे चले जाइए, n आप मल्टीप्लाई करेंगे और n मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट है इसका मॉड स्क्वायर, एक ही कोफिशिएंट है, ये 1 होना चाहिए। एक ही कोफिशिएंट है, इसके 1 होने के लिए ये कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो n मॉड स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 1/4। और n की पॉजिटिव और रियल चॉइस के लिए वैल्यू कितनी हो गई? 1/2। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए n की वैल्यू को, कितना बन गया? अब ये प्रोडक्ट 1 हो गया। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इसमें कौन सी प्रॉब्लम बताइए? क्यों? क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये नॉर्मलाइज्ड यूनिटी है, तो ये साई एक ही केस में ब्रैकेट वैल्यू 1 आएगा जब इसका मल्टीपल फैक्टर 1 हो जाए, ठीक है? क्लियर हुआ? Yes. हम लोग बहुत बेसिक स्टेप पे भी डाउट क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट पोस्टुलेट। पोस्टुलेट का नेम प्रोबेबिलिस्टिक आउटकम ऑफ मेजरमेंट। जो आपने थर्ड पार्ट में रिजल्ट मेजर किया किसी ऑब्जर्वेबल के रिगार्डिंग किसी पर्टिकुलर स्टेट में, अब उस रिजल्ट की क्या प्रोबेबिलिटी है वो फोर्थ पोस्टुलेट बताएगा। जो फोर्थ पोस्टुलेट का नेम है प्रोबेबिलिस्टिक आउटकम ऑफ ए मेजरमेंट, उस पर्टिकुलर रिजल्ट की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसके लिए स्टेटमेंट मैं आपको हिंट कर रहा हूं, जो थर्ड में आपने रेफरेंस लिया है उसी सेम स्टेट को रेफरेंस लेना है, सेम ऑपरेटर को रेफरेंस लेना है, उनके आइगन वैल्यू के ये पॉइंट्स हैं उनको आपको रेफरेंस लेना है। इफ एन ऑब्जर्वेबल ए इज मेजर्ड in state cat of psi that defined as summation over I ci phi I with action of operator A on state phi n is equal to A n phi n. Then the probability of finding the system in nth state, इसमें 3 पार्ट होंगे प्रोबेबिलिटी के लिए, 3 डिफरेंट वे में प्रोबेबिलिटी पूछा जा सकता है। फर्स्ट स्टेटमेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन nth स्टेट, किसी पर्टिकुलर स्टेट में आपसे सिस्टम की प्रोबेबिलिटी पूछा जाए तो जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको सुपरपोजिशन कोफिशिएंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, और वो कैसे फाइंड करना है वो आपको फर्स्ट पोस्टुलेट के बाद जो मैथमेटिकल स्टेप्स बताए हैं यहाँ पे आपको डिस्कस किया होगा। किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के कोफिशिएंट को फाइंड करने के लिए फॉलो करना है, चाहे वो फंक्शन पार्ट के लिए हो चाहे ड्राग नोटेशन के लिए हो, ये आपको प्रोबेबिलिटी के लिए रिक्वायर्ड होगा। किसी पर्टिकुलर स्टेट की जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे, ये nth स्टेट में आपको रिक्वायर्ड है, सिस्टम की प्रोबेबिलिटी nth स्टेट में रिक्वायर्ड है। तो जब ये कोफिशिएंट, ये जो सीरीज है, इस सीरीज में आपको जब एक्सपेंशन करेंगे
तो पहले आपको बताया, मैं फिर से यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, उसको रेफरेंस लेंगे। C1 phi 1, C2 phi 2, ऐसे आप ऑल टर्म्स नोट करेंगे तो एक टर्म आपको nth स्टेट के लिए आएगा जिसके लिए आपको पोलिटी फाइंड करना है। तो nth स्टेट की पोलिटी फाइंड करने के लिए आपको एक कोफिशिएंट की रिक्वायरमेंट होगी, और कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए आप ब्रैकेट फाइंड करेंगे जिस स्टेट में मेजर कर रहे हैं उसके साथ, इसका मॉड स्क्वायर करेंगे, ये प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन बनेगा अगर ये स्टेट नॉर्मलाइज होता। बट अगर ये स्टेट नॉर्मलाइज नहीं है, समटाइम ये स्टेट नॉन नॉर्मलाइज हो सकता है, तो इसको साई साई से डिवाइड करेंगे। ये कोफिशिएंट यहाँ पे Cn है, इसी को कोफिशिएंट के टर्म्स में नोट कर सकते हैं, Cn मॉड स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये आपको ब्रैकेट कोफिशिएंट के टर्म्स में नोट कराया हुआ है, समेशन ओवर i Ci मॉड स्क्वायर। इस सुपरपोजिशन फॉर्म में जितने भी स्टेट्स का कंडीशन है उनके कोफिशिएंट्स के मॉड स्क्वायर का सम करेंगे तो ये डिनोमिनेटर वैल्यू मिल गया। जिस स्टेट की प्रोबेबिलिटी पूछा है उसके कोफिशिएंट्स का मॉड स्क्वायर करेंगे तो न्यूमरेटर पार्ट पता चल जाएगा, बोथ के रेशियो से आपको प्रोबेबिलिटी पता चलेगी किसी पर्टिकुलर स्टेट की। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी वाले पार्ट के लिए नेक्स्ट स्टेटमेंट नोट करेंगे। यहाँ पे ऑब्जर्वेबल मेजर कर रहे थे इस स्टेट में, द प्रोबेबिलिटी of obtaining non-degenerate result an। अब अगर ये रिजल्ट नॉन डिजेनरेट है और ये आपको आइगन वैल्यू इक्वेशन बताया हुआ है तो सिर्फ एक ही स्टेट में मिलेगा, nth स्टेट में ही ये रिजल्ट मिलेगा, तो नॉन डिजेनरेट रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी और स्टेट की प्रोबेबिलिटी सेम आएंगी। जैसे आपको ये कंफर्म करना है कि वो रिजल्ट किस स्टेट में है, उस स्टेट की प्रोबेबिलिटी आपको जो फर्स्ट पार्ट में बताया है उसको आप यूज कर सकते हैं, बट स्टेटमेंट प्रॉब्लम में डिफरेंट होंगे, इसलिए मैं आपको यहाँ पे डिफरेंट पार्ट में इसको नोट करा रहा हूँ। समटाइम ये स्टेटमेंट होगा किसी पर्टिकुलर स्टेट की प्रोबेबिलिटी के लिए, समटाइम नॉन डिजेनरेट रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी के लिए स्टेटमेंट होगा, और दोनों पार्ट मैच करेंगे अगर आप ये आइगन वैल्यू इक्वेशन से कंफर्म कर लें कि वो रिजल्ट किस स्टेट के लिए, तो इस सुपरपोजिशन पार्ट से आप उस स्टेट का प्रोबेबिलिटी के लिए स्टेप्स फॉलो कर देंगे। तो आपको ये कंफर्म है कि ये रिजल्ट an नॉन डिजेनरेट केस में nth स्टेट में मिलता है, तो ये प्रोबेबिलिटी पर्टिकुलर रिजल्ट के लिए आपको नोट करा दिया an, और वो nth स्टेट के लिए है तो phi n psi मॉड स्क्वायर डिवाइडेड बाई psi psi ब्रैकेट Cn मॉड स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेशन ओवर i Ci मॉड स्क्वायर। और यहाँ पे मॉड स्क्वायर है, कभी आप अपनी चॉइस से डेफिनेशन में सिंपल स्क्वायर कर लें, जहां जो डेफिनेशन बताया है उसी को आप यूज करके चलें। थर्ड पार्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग m फोल्ड डिजेनरेट रिजल्ट। कौन स्टेट डिजेनरेसी में कंट्रीब्यूट करेंगी, फोल्ड ऑफ डिजेनरेसी, ये जो स्टेट इमीडिएटली आफ्टर मेजरमेंट में आपको स्टेटमेंट नोट कराया है उसको आप रेफरेंस लेके चलेंगे। ये आपको डिजेनरेट केस यहाँ पे बताया हुआ है, तो ये नोटेशन चेंज हो जाएंगे डिजेनरेट पार्ट के लिए। प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में ये किसको कंट्रीब्यूट करेंगे, क्या स्टेट रिप्रेजेंट करेंगे, वो आपको अभी जो एग्जांपल नोट कराया है, सोल्व प्रॉब्लम नोट कराया है, सोल्व प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम नोट कराया, उसका फर्स्ट पार्ट आपको सॉल्व कर दिया, उसी का सेकंड पार्ट है उससे आपको कंफर्म हो जाएगा। नोटेशंस ये अब आपकी बात न्यू नहीं लगनी चाहिए, यहाँ पे आपको बताए हुए हैं। तो मोर देन वन स्टेट में m स्टेट्स होंगी जिनमें आपको ये सेम रिजल्ट बनेगा। डिजेनरेट रिजल्ट के लिए जब प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो एक से ज्यादा स्टेट वहां पे कंट्रीब्यूट करेंगे, तो ये जो ब्रैकेट वैल्यू है उन स्टेट्स के लिए आप फाइंड करेंगे। इंडिविजुअल स्टेट्स के लिए ब्रैकेट फाइंड किया, जो भी स्टेट्स वहां पे कंट्रीब्यूट करेंगी, और ये मॉड स्क्वायर करके सम करेंगे, बट उन स्टेट्स पे सम करेंगे जो उस रिजल्ट में कंट्रीब्यूट करती हैं। ये न्यूमरेटर पार्ट में 1 से लेके m तक सम होगा फोल्ड ऑफ डिजेनरेसी के लिए, जो स्टेट उस रिजल्ट में कंट्रीब्यूट करेंगे, और जिस स्टेट में मेजर कर रहे हैं उसका ब्रैकेट डिनोमिनेटर में, ये सभी के लिए आपको सेम है, ओनली न्यूमरेटर पार्ट चेंज हो जाएगा। इसी को कोफिशिएंट्स में नोट करेंगे तो समेशन ओवर j Cn j, उन स्टेट्स के कोफिशिएंट्स के मॉड स्क्वायर का सम होगा जो उस रिजल्ट में कंट्रीब्यूट करेंगे। डिनोमिनेटर में ऑल कोफिशिएंट्स के मॉड स्क्वायर का सम है, न्यूमरेटर में ओनली डिजेनरेट स्टेट्स के कोफिशिएंट्स का मॉड स्क्वायर का सम है। तो ये 3 एक्सप्रेशंस हैं प्रोबेबिलिटी पार्ट के लिए। अब ये जो स्टेटमेंट्स मैंने आपको नोट कराए हैं, इन स्टेटमेंट्स को कंपेयर करिए इस प्रॉब्लम के सेकंड पार्ट से। ये प्रॉब्लम आपको नोट करा दिया, इसका सेकंड पार्ट का स्टेटमेंट रीड कर लीजिए, और जो फोर्थ पोस्टुलेट के स्टेटमेंट्स मैंने नोट कराए हैं उनको एक बार रीड कर लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। विद दिस डेटा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन स्टेट phi 2, ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द रिजल्ट 2b एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द रिजल्ट b। 3 पार्ट है यहाँ पे, और 3 स्टेटमेंट्स मैंने आपको प्रोबेबिलिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग नोट कराए हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन ए पर्टिकुलर स्टेट, और these 2 स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजल्ट, और one case non degenerate और another case m fold degenerate। उस प्रॉब्लम का रेफरेंस लेंगे और उसका सेकंड पार्ट यहाँ पे डिस्कस करें, इसी प्रॉब्लम का सेकंड पार्ट।
मैं यहाँ पे स्टार बना दे रहा हूँ, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड है ये। आपको स्टेट दिया था 1/2 phi1 प्लस I/√2 phi2 माइनस 1/2 phi3। इसके सेकंड पार्ट के फर्स्ट पार्ट में आपसे प्रोबेबिलिटी किसी पर्टिकुलर स्टेट की पूछा है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन स्टेट phi2। देखो जो स्टेट दिया है कैट ऑफ साई, ये आप चेक करके बताइए नॉर्मलाइज है कि नहीं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में वो टर्म रिक्वायर्ड होगा। नॉर्मलाइज है। सभी को कंफर्म हो जाना चाहिए, अब चाहे एग्जैक्ट स्टेप्स फॉलो करें साई साई ब्रैकेट फाइंड करने का, या जो मैंने आपको सीरीज बताया था समेशन ओवर आई सी आई मॉड स्क्वायर, ये वैल्यू को चेक करें कि 1 है तो नॉर्मलाइज होगा, अगर 1 से डिफरेंट है तो नॉर्मलाइज नहीं होगा। कोफिशिएंट्स का मॉड स्क्वायर करना है। यहाँ पे 3 स्टेट्स हैं और 3 इंडिविजुअल स्टेट्स के कोफिशिएंट्स का मॉड स्क्वायर 1/2 मॉड स्क्वायर। मैं फिर से एक बार आपको हिंट कर रहा हूँ, सिंपल स्क्वायर बाई मिस्टेक ना कर दें, आप मॉड स्क्वायर करेंगे 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4 और दीज को सम करेंगे तो ये 1 है। इट मींस ये कैट ऑफ साई नॉर्मलाइज है। जब नॉर्मलाइज है तो डिनोमिनेटर ब्रैकेट जो आपको दीज एक्सप्रेशंस में बताएं ये आप डायरेक्ट 1 कर सकते हैं, बट ऑलवेज जरूरी नहीं, आपको प्रॉब्लम जो आपको सॉल्व करना होगा जरूरी नहीं कि साई साई ब्रैकेट वहां पे 1 बने। गिवन स्टेट नॉर्मलाइज हो, जब नॉर्मलाइज नहीं होगा तब ये साई साई ब्रैकेट से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। वो आपको सिंगल स्टेट के जब इंटीग्रल पार्ट से आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे थे दैट टाइम पे भी आपको हिंट किया था। तो P2 आपको यहाँ पे फाइंड करना है। अब ये नोटेशन आप चेक करें, phi2 साई मॉड स्क्वायर डिवाइडेड बाई साई साई ब्रैकेट, ये आपको phi2 के लिए बनेगा। C2 मॉड स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेशन ओवर आई सी आई मॉड स्क्वायर बनेगा। अब ये C2 वैल्यू आपको यहाँ पे बताया I/√2 मॉड स्क्वायर, और ये वैल्यू समेशन ओवर आई सी आई मॉड स्क्वायर, समेशन ओवर आई सी आई मॉड स्क्वायर, ये वैल्यू अभी आपको कंफर्म किया कि 1 है, तो ये प्रोबेबिलिटी 1/2 आ गया। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। अब आपको रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग और फाइंडिंग द रिजल्ट 2b। तो 2b अब आपको यहाँ पे कंफर्म है किस स्टेट के लिए 2b बनता है। ये प्रॉब्लम का स्टेटमेंट जरूर पढ़ते जाइए, 2b सिर्फ phi2 के लिए है। इट मींस आपको फिर से phi2 की ही प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। ये भी आपको फर्स्ट पार्ट में बताया है। अगर आपसे phi1 की प्रोबेबिलिटी पूछा जाता तो 1/4 है, phi3 की प्रोबेबिलिटी पूछा होता तो 1/4 है। सभी को कंफर्म हो गया जो स्टेटमेंट मैंने बोला? सर एक चीज मुझे पूछना था, आयोटा के कारण ये माइनस नहीं आएगा क्या इस पे? आयोटा तो अभिषेक जो मैं बोला करूं उस पर भी ध्यान रखा करिए। मैंने अब जब से क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट किया है अब तक मोर देन 25 टाइम्स ये बोल दिया होगा कि जहां मॉड स्क्वायर है उसका मॉड स्क्वायर करिए, और ये क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट नहीं है मॉड स्क्वायर करना। आई को माइनस आई करेंगे, कहां माइनस आया बताइए जरा, बोलिए। सर ने पूरी कंप्लीट का मॉड लेने के लिए बताया ना? यस सर। सर कोई पूछ रहे थे, फिर से क्या पूछ रहे थे? कंप्लीट का मॉड कुछ बोले थे सर, यही बताया कि सेकंड टर्म का, यही बताया सर। जब उनको हिंट कर रहे थे आप, कोई बात नहीं। phi1 की प्रोबेबिलिटी अगर निकालना होता है तो सभी को कंफर्म होना चाहिए कि 1/2 का मॉड स्क्वायर और डिनोमिनेटर वैल्यू 1 है तो 1/4 आएगा। तो किसी भी स्टेट की इंडिविजुअल स्टेट की प्रोबेबिलिटी आप जो फर्स्ट स्टेटमेंट नोट कराया है उससे आप फाइंड कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैंने phi2 के लिए यहाँ पे पूछा है, और बाई चांस नॉन डिजनरेट रिजल्ट में phi2 की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करना पड़ा। ऐसा नहीं कि ऑल टाइम नॉन डिजनरेट रिजल्ट का प्रोबेबिलिटी सेम ही बनेगा कि लाइक दिस पार्ट हो, तो यहाँ पे मैं phi1 की लिख सकता था। तो ये पार्ट आपको रिपीट, इसी पार्ट का रिपीट है, तो मैंने यहाँ पे रिजल्ट नोट कर दिया है। अब आप थर्ड प्रॉब्लम पार्ट का स्टेटमेंट रीड करिए, वहां पे रिजल्ट बी की प्रोबेबिलिटी पूछा है। और बी जो रिजल्ट है वो 2 स्टेट कंट्रीब्यूट करती हैं इसमें। पहले मैं एक्सप्रेशन नोट कर रहा हूं, समेशन ओवर जे गोज फ्रॉम 1 to 2, 2 फोल्ड डिजनरेट रिजल्ट है ये। ब्रैकेट phi n j साई मॉड स्क्वायर डिवाइडेड बाई साई साई, और इसी में ये कोफिशिएंट समेशन ओवर j 1 to 2 c n j मॉड स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेशन ओवर i c i मॉड स्क्वायर। तो यहाँ पे आप चेक करें, ये phi1 और phi3 इस रिजल्ट में कंट्रीब्यूट करती हैं, तो इनके कोफिशिएंट यहाँ पे बन गए cn1 दैट मींस c1 और cn2 मींस c3 डिवाइडेड बाई ये टर्म आपको अभी कंफर्म कराया कि 1 है। तो c1 वैल्यू 1/4 हो गई और c3 वैल्यू भी 1/4 हो गई, एंड प्रोबेबिलिटी इज 1/2। तो मैंने 3 पार्ट प्रोबेबिलिटी के लिए आपको एक्सप्रेशंस बताए, और इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में ऑल 3 पार्ट आपको यूज हो गए। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है, अगर 1 मिनट में सॉल्व हो सकता है तो पूछ लीजिए। सर सेकंड स्टेप एक बार क्लियर कर दीजिए। कौन सा स्टेप? प्लीज सेकंड प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्ट। यस सर। स्टेटमेंट प्रॉब्लम का पढ़ लीजिए एक बार, प्रॉब्लम का स्टेटमेंट पढ़िए, और ये तो इजी है ना? ये रिजल्ट, ये स्टेटमेंट पढ़िए।
देखो जब तक आप स्टेटमेंट को इग्नोर करते जाएंगे या जो मैं हिंट करता हूँ उसको इग्नोर करते जाएंगे तो बेसिक पार्ट पे भी आप लोग मिस्टेक करते जाएंगे, जबकि बहुत इजी पार्ट है। आप चेक करिए, जिस स्टेट में नॉन डिजेनरेट रिजल्ट आपको मिलेगा उस स्टेट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, वो मैंने आपको बताया। तो आप चेक करिए, जो रिजल्ट 2B है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस फाई 2 स्टेट में मिलता है। तो इस फाई 2 की प्रोबेबिलिटी आप चाहे फिर से फाइंड कर लीजिए, बाकी स्टेप तो यही फॉलो करना है जो आपको फर्स्ट पार्ट में है, इसलिए मैंने रिजल्ट 1/2 लिख दिया क्योंकि आपको ये फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट कराया है। ओके सर, थैंक यू सो मच। सर इसको मैथमेटिकली फॉर्म में भी सोल्व कर सकते हैं, अगर दो दे रखी हो फंक्शन उसमें एक ही प्रोबेबिलिटी निकाल दे तो उसको सब्ट्रैक्ट करके क्योंकि ओवरऑल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। देखो आज रोटी नहीं मम्मी? इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में 2 स्टेट डिजेनरेसी में कंट्रीब्यूट करती थी, 1 नॉन डिजेनरेटिव में कंट्रीब्यूट करती है। ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर यहाँ पे 5 स्टेट्स होती और आउट ऑफ 5 स्टेट्स 4 स्टेट ऐसी जो डिजेनरेसी में कंट्रीब्यूट करती है। इनका माइक ऑफ करो, म्यूट कर लो सभी। 5 स्टेट्स दिया होता, 5 स्टेट्स में से 2 स्टेट नॉन डिजेनरेट हैं तो या 1 स्टेट नॉन डिजेनरेट है, और जो रिमेनिंग 4 स्टेट्स हैं उनमें से कोई 2 स्टेट्स किसी एक रिजल्ट में कंट्रीब्यूट करती हैं। मैं लास्ट टाइम जाने शुरू होगा। प्रियंका काइंडली म्यूट योरसेल्फ। अरे यार म्यूट कर लो ना। म्यूट करो यार। को होना होगा दूसरा सीधा ऑलरेडी हम रहे हैं। प्रियंका म्यूट कर लो। सब कुछ होता बनने दो सर आप सभी को म्यूट कर दो ना। सब सीधा बन गया। मेरी तरफ से जब आप एंटर करते हैं या मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ सभी लोग म्यूट होते हैं। अब अनम्यूट होने का रीजन क्या होता है मुझे नहीं पता चलता। अब मैं जब आप खुद से आपके स्क्रीन पे दिख जाता होगा, आप खुद से चेक करिए, आपको डिस्टर्बेंस होता है। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं कंसंट्रेट, इतना मुश्किल होता है कंसंट्रेट होना। आपके चैट में भी मैसेज आते हैं, स्टूडेंट भी अनम्यूट हो रहे हैं, डाउट भी पूछ रहे हैं, मुझे भी ये भी देखना है कि मैं स्क्रीन पे कहीं गलत तो नोट नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस होते हैं। अब जिनको पढ़ना है ठीक है, उनको नहीं समझ में आ रहा कि हमारी तरफ से डिस्टर्बेंस हो रहा है नहीं, उनको भी तो ये बात जा रही होगी या नहीं जा रही थी। तो ये समझ तो उनका अनम्यूट कैसे हो जाता है? फिर कैमरा ऑन कर देते हैं। बोलिए क्या बोले थे? अचानक उन लोग का अनम्यूट कैसे हो जाता है? वही मैं पूछ रहा हूँ कि वो कितना सीरियस है, उनके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, ठीक है, और वो कैसे वो अनम्यूट हो रहे हैं। उनको इतना सीरियस ही नहीं है कि लेक्चर में इंटरेस्ट डेवलप कर पाए। सही बात है सर, रूम बिल्कुल बंद कर देना। रिस्पांसिबल लोग हैं सर यहाँ। हाँ, जो भी कुछ एक स्टूडेंट कुछ डाउट पूछे थे मैं उसको रिप्लाई कर रहा था। अब ऐसा हो सकता है कि 5-1 नॉन डिजेनरेट होता है, नॉन डिजेनरेट रिजल्ट में कंट्रीब्यूट करता है। 5-2 और 5-4 ये किसी एक रिजल्ट में कंट्रीब्यूट करते हैं बी में, और 5-3 5-5 ऐसा हो सकता था कि ये कोई अनदर रिजल्ट 3 भी बन जाता या माइनस भी बन जाता, इसमें कंट्रीब्यूट करते। तब तो आपको सेपरेटली चेक करना पड़ता। जी सर, मैं सिर्फ अगर दो ही हो तब ये यूज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आपको ये प्रोबेबिलिटी का सम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए 1 आता है। अब इसमें से कुछ स्टेट्स की प्रोबेबिलिटी पता है और रिमेनिंग का कैलकुलेट करना है, तो आप इंडिविजुअल की प्रोबेबिलिटी के फैक्टर से निकाल सकते हैं 1 करके। ये तो ऑलवेज करेक्ट है, बट आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेस फॉलो करना है। अगर मैं आपको ये बता दूं कि डिजेनरेट स्टेट्स की प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो नॉन डिजेनरेट का पहले कैलकुलेट कर लीजिए, 1 से डिफरेंस कर दीजिए। वो सम टाइम करेक्ट होगा, सम टाइम रॉन्ग होगा। ओके सर, थैंक यू सर। तो स्टेप इतना भी इजी हो नहीं, इजी तो करेक्ट है बट इतना भी इजी ना करें कि उसमें मिस्टेक अगर आ रहा है तो वो आपको लॉस कर देगा। एक सेकंड वेट करेंगे। कंटिन्यू करते हैं। बाकी जो डाउट्स आप लोगों को पूछने हैं वो पहले मैं कंप्लीट कर दूं, तब उसके बाद आप पूछ लीजिएगा। तो मैं आपको 4th पोस्टुलेट तक आपको स्टेटमेंट्स बता दिए, उनके स्टेप्स को हिंट कर दिया। अब लास्ट पोस्टुलेट है 5th पोस्टुलेट। देखो 1 से लेके जो 4th पोस्टुलेट तक मैंने स्टेप्स बताए वो पोस्टुलेट है प्रेजेंट के लिए। इट मींस जिस टाइम पे आपको मेजरमेंट करना है उसी टाइम पे स्टेट है, या आप ये जैसा अपोजिट बोल सकते हैं कि जिस टाइम पे स्टेट गिवन है उसी टाइम पे आप मेजरमेंट करेंगे, तो ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। बट अगर आप प्रेजेंट से फ्यूचर में आप थिंक कर रहे हैं कि आफ्टर सम टाइम क्या मेजरमेंट्स के रिजल्ट्स होंगे, स्टेट्स क्या होंगी, प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी, तो आपको एक नेक्स्ट पोस्टुलेट चाहिएगा, पोस्टुलेट 5, जो टाइम इवोल्यूशन ऑफ स्टेट वर्ड आप यूज करते हैं यहाँ पे, टाइम इवोल्यूशन ऑफ स्टेट। टाइम इवोल्यूशन ऑफ स्टेट आप डिफरेंट मेथड्स पढ़े होंगे मैकेनिक्स में। आपने अगर किसी पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन दिया है इक्वल टू 0 पे सम रिजल्ट्स दिए हुए हैं कि पोजीशन क्या है, उसका मोमेंटम क्या है, वेलोसिटी क्या है, तो आफ्टर सम टाइम उसको चेक करना है कि पार्टिकल किस पोजीशन पे होगा, उसका मोमेंटम क्या होगा, एनर्जीज क्या होंगी। तो आप वहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करते हैं। वहाँ पे पार्टिकल किसी फोर्स में मोशन कर सकता है, कोई पोटेंशियल वहाँ पे डिफाइन हो सकता है, तो पार्टिकल के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करके आप रिजल्ट फाइंड कर लेते हैं। और क्वांटम मैकेनिक्स में आप सिमिलर इन्फॉर्मेशन फाइंड करेंगे। अगर स्टेट किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपको डिफाइन थी तो उस स्टेट में आफ्टर सम टाइम फ्यूचर में क्या चेंज हो सकता है। अब अगर फ्यूचर में हम स्टेट को फाइंड कर लें तो जो मेथड हमने किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए यूज किया वो रिपीट कर सकते हैं। तो ओनली फ्यूचर में रिजल्ट फाइंड करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स में आपको
टाइम इवोल्यूशन ऑफ स्टेट की रिक्वायरमेंट होगी, फिर से स्टेप्स को आप रिपीट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टुलेट्स आपको ये आइडिया मिलेगा कि हाउ स्टेट इवॉल्व विद टाइम। तो टाइम इवोल्यूशन ऑफ स्टेट में अगर आपको किसी पर्टिकुलर टाइम पे स्टेट दिया था, जो पहले ये स्टेट्स के नोटेशंस थे साई, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे हैं इक्वल टू t0 पे। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग t0 ये 0 भी हो सकता है, ये वैल्यू 0 भी हो सकती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हो सकता है कि 5 सेकंड हो, जब आप मेजर कर रहे हो तब टाइम एक पर्टिकुलर टाइम की वैल्यू होगी, इतने आवर्स इतने टाइम हो है। फिर आप उसमें टाइम डिफरेंस चेक करेंगे कि आप आफ्टर सम टाइम मेजर कर रहे हैं, तो दैट वैल्यू आपको यहाँ पे चेक करना है। तो ये किसी पर्टिकुलर टाइम पे स्टेट गिवन है, वो 0 भी हो सकता है और नॉन 0 भी। अब ये स्टेट टाइम के रेस्पेक्ट में कैसे इवॉल्व करेगा, उसके लिए हमें चाहिए श्रोडिंगर इक्वेशन, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। तो हम अभी चेक करेंगे जनरलाइज पार्ट को यूज करके। h psi is equal to IH क्रॉस डेल बाई डेल टी ऑफ psi। अब ये इस फॉर्म पे आप कोई बता सकते हैं कि ये इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? नहीं बता सकते। लेफ्ट में हैमिल्टनियन ऑपरेटर, जब तक आप इसका पोटेंशियल फॉर्म कंफर्म नहीं करेंगे तब तक आपको कोई आइडिया नहीं कि ये डिपेंडेंट बनेगा या इंडिपेंडेंट बनेगा। इसलिए मैंने जस्ट बोला आपको ये मोस्ट जनरल श्रोडिंगर इक्वेशन। बट स्टेट के टाइम इवोल्यूशन के लिए आपको ये जो स्टेट होगा वो टाइम डिपेंडेंट आएगा। वो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन में भी बताया था कि स्टेट में टाइम पार्ट आ सकता है। तो यहाँ पे टाइम इवोल्यूशन के लिए क्वांटम मैकेनिक्स में आप कोई ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे, दैट इज नोन एज टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर, जो स्टेट के टाइम इवोल्यूशन को डिफाइन करेगा। इस एक पर्टिकुलर टाइम पे जो स्टेट गिवन है इस पर आप टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे और किसी लेटर टाइम टी पे आपको स्टेट फाइंड होगा। ये नोटेशंस क्या रिप्रेजेंट करेंगे, नोट कर रहा हूं। द स्टेट आफ्टर टाइम टी, इस टी नॉट के रेस्पेक्ट में आफ्टर टाइम या एट टाइम टी नॉट कर सकते हैं, एट टाइम टी। द स्टेट एट टाइम टी, आफ्टर के लिए डिफरेंस करना पड़ेगा टी माइनस टी, और यू रिप्रेजेंट टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर। अब ये मोस्ट जनरल श्रोडिंगर इक्वेशन में ये साई टी का फॉर्म इन टर्म्स ऑफ टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर फेस करेंगे। इस टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर का फॉर्म फाइंड करने के लिए ये जनरल श्रोडिंगर इक्वेशन यूज करेंगे। h ये फॉर्म यहां पे रिप्लेस करना है, टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर IH क्रॉस डेल बाई डेल टी ऑफ u फंक्शन ऑफ t नॉट साई टी। अब बहुत जल्दी से ये ऑपरेटर को यहाँ पे ऑपरेट करके एक सिंगल स्टेप है वो नोट कर लीजिए, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। सभी अपने नोटबुक में ये जो राइट में मैंने डिफरेंशियल ऑपरेटर प्लेस किया है डेल बाई डेल टी ऑफ दिस टर्म, अपने नोटबुक में ये सिंगल स्टेप नोट कर लीजिए। यहाँ पे कंपेयर करेंगे IH क्रॉस, यहाँ पे टाइम पार्ट है टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर में, ये टी नॉट है, ये पार्ट है, ये दिस टर्म इज टी नॉट। साई टी की फॉर्म प्लेस किया ये, और ये पार्ट का आपको नेक्स्ट स्टेप में नोट कर रहा हूं। ये साई टी नॉट कांस्टेंट है और डिफरेंशिएशन ऑफ टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर, और टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर में टाइम का डिपेंडेंसी, इनिशियल टाइम का डिपेंडेंसी वो आपको नोट किया हुआ है। ये आर्गुमेंट शो किया था मैंने यहाँ पे हाइड कर दिया। हो सकता है सम स्टूडेंट ने इसमें ये पार्ट भी नोट किया हो, प्लस ये टर्म कांस्टेंट और इसका डिफरेंशियल। और जब आप चेक करिए पर्टिकुलर टाइम, अगर ये टाइम बिहेवियर था भी तो उस टाइम की वैल्यू जब आप प्लेस कर देंगे 10 सेकंड 20 सेकंड, क्या फिर से उसमें टाइम प्रेजेंट रहेगा? वो तो कांस्टेंट बन गया टाइम के रेस्पेक्ट। तो यहाँ पे जो सेकंड टर्म होगा वो डिफरेंशियल पार्ट 0 बन गया, क्योंकि ये पर्टिकुलर टाइम पे है। अब इस स्टेप में टोटल जो यहाँ पे वेव फंक्शन था साई टी, इससे डिवाइड करेंगे इस पार्ट से। h u t नॉट साई टी नॉट कैट वेक्टर डिवाइडेड बाई u t नॉट साई टी नॉट इज इक्वल टू IH क्रॉस डेल u बाई डेल टी साई टी नॉट डिवाइडेड बाई u t नॉट। आर्ग्यूमेंट चाहे तो आप यहाँ पे हाइड कर दें, आपको स्टार्टिंग से कंफर्म है कि u में क्या डिपेंडेंसी है। अब ये ऑपरेटर आप u पे ऑपरेट कर रहे हैं और ये साई टी नॉट अब एक एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहा था, ये टर्म को आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एज्यूम करेंगे इफ h इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, और जब ये टाइम से इंडिपेंडेंट है
तो ये जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है इस पार्ट पे टाइम में कोई चेंज नहीं करेगा, तो ये मल्टीप्लिकेशन की तरह ट्रीट होगा और ये डिवाइड से ये पार्ट को आप कैंसिल कर सकते हैं। देन इक्वेशन टेक्स द फॉर्म डेल u बाई यू, ये पार्ट को मैंने यहाँ पे रखा है और आई एच क्रॉस पर आई इस एच के साथ इंक्लूड कर लिया, 1/i दैट इज माइनस आई एच बाई एच क्रॉस, और ये यहाँ से डेल की टर्म यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का आप इंटीग्रल करेंगे माइनस आई बाई एच क्रॉस, और एच टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल कर रहे हैं और एच को टाइम से इंडिपेंडेंट लिया है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट मैंने सी नॉट कर दिया। देन इंटीग्रल लेफ्ट साइड के लिए ln ऑफ u माइनस आई एच बाई एच क्रॉस टी प्लस सी, और इस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट को किसी अनदर कांस्टेंट के टर्म्स में आप नोट कर सकते हैं, ln ऑफ a कोई अनदर कांस्टेंट मैंने कंसीडर कर दिया। अब यहाँ पे इनिशियल कंडीशंस, इस u के लिए आपको इनिशियल कंडीशंस पता है, इस a की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको इसी स्टेप पे इनिशियल कंडीशंस बता दी। जिस टाइम पे आपको स्टेट दिया है, अगर उसी टाइम पे स्टेट को आप फाइंड करें इस रिलेशन से, तो क्या ये स्टेट टाइम के रेस्पेक्ट में इवॉल्व होगा? 5 सेकंड पे ये स्टेट दिया था और 5 सेकंड पे इस रिलेशन से फाइंड करना है, दोनों स्टेट तो सेम ही होंगी, ये स्टेट और ये स्टेट सेम होंगी, और ये सेम कब होगी? जब आपको ये टाइम रिलेशन ऑपरेटर की वैल्यू यूनिट ऑपरेटर बन जाए। यूनिट ऑपरेटर से स्टेट को आप ऑपरेट करेंगे तो स्टेट अनचेंज रहेगा। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने दोनों टाइम सेम कर दिए, तो आपको ये पता रहेगा कि ये यूनिटी बनेगा, यूनिट ऑपरेटर बनेगा, 1 बनेगा। अब यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। इसके आर्ग्यूमेंट में आपको ये कंफर्म था कि टी और टी नॉट है। अब इनिशियल कंडीशन एट टी इक्वल्स टी नॉट आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, तो ln ऑफ u और इसकी वैल्यू 1 हो गई, ये ln 1 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपको ln ऑफ a की वैल्यू का आपको आइडिया मिल जाएगा। ये कांस्टेंट की वैल्यू c नोट करते जाए, ln नोट करते, टोटल वैल्यू आपको पता चल जाएगा। और जैसे आपने प्लेस किया ये टर्म 0, देन ln ऑफ a माइनस आई एच क्रॉस प्लस हो गया टी नॉट बाई एच क्रॉस। अब आप इस रिलेशन में फिर से प्लेस कर दीजिए टर्म, देन ln ऑफ u टी नॉट माइनस आई बाई एच क्रॉस एच, ये टी और ये टी नॉट। अब यहां से माइनस आई बाई एच क्रॉस एच कॉमन लेंगे तो टी माइनस टी नॉट। अब एंटी लॉग लेंगे तो टाइम रिलेशन ऑपरेटर का फॉर्म आपको पता चलेगा जो आपको रिक्वायर्ड था, बट ये टाइम रिलेशन ऑपरेटर का फॉर्म किस कंडीशन में है वो कंडीशन आपको नोट कराई है। एच अगर टाइम से इंडिपेंडेंट होगा तब आप ये पार्ट लेके चल रहे हैं, अगर एच टाइम पे डिपेंड करेगा तब आप एग्जैक्ट सॉल्यूशन इसका फाइंड नहीं कर सकते, आपको पैट्रिशियन थ्योरी के टाइम पे इसकी रिक्वायरमेंट होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन फाइंड करने के लिए। तो एक इटरेशन मेथड पढ़ते हैं आप लोग मैथमेटिक्स में, इंटीग्रेशन लेवल पे पढ़ा होगा, वो उसकी रिक्वायरमेंट होगी कि आप उसको कहां पे यूज कर रहे हैं सक्सेसिव ट्रांसफॉर्मेशन में, कि फर्स्ट ऑर्डर तक जा रहे हैं सेकंड ऑर्डर तक जा रहे हैं। बट मोस्टली जो आपका सिलेबस है जब तक आप पैट्रिशियन थ्योरी टाइम डिपेंडेंट पैट्रिशियन थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, एच टाइम से इंडिपेंडेंट आएगा, टाइम से इंडिपेंडेंट होगा तो ये टाइम रिलेशन ऑफ स्टेट के लिए और टाइम रिलेशन ऑपरेटर का फॉर्म कंफर्म रहेगा। तो साई टी अगर आपको फाइंड करना है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे स्टेट आपको फाइंड करना है, तो आपको ये टाइम रिलेशन ऑपरेटर एक्सपोनेंशियल माइनस आई एच टी माइनस टी नॉट बाई एच क्रॉस साई टी नॉट, ये आपको रिक्वायर्ड होगा। अगर टी नॉट को आप 0 कर दें, इनिशियल टाइम को 0 ले लें, तो जो मोस्टली बुक में स्टार्टिंग में ही टाइम इनिशियल टाइम को 0 लेके चलता है, ये फॉर्म आप लोगों ने बनाया, ये जनरलाइज पार्ट है, चाहे इनिशियल टाइम 0 हो चाहे नॉन 0 हो, ये सभी के लिए करते हैं। ये फॉर्म हो सकता है आप लोगों ने टी इक्वल्स टी नॉट इक्वल टू 0 के लिए पढ़ा हो, बट मैंने आपको ये 0 नॉन 0 दोनों पार्ट के लिए हिंट कर दिया। एक्चुअल में यहाँ पे जो एक्सपोनेंट में टाइम डिफरेंस वैल्यू इंक्लूड होता है, जब इनिशियल टाइम 0 होगा तो किसी लेटर टाइम पे जो स्टेट आपको फाइंड करना है, 0 से आपने डिफरेंस किया तो उतना ही टाइम डिफरेंस बनेगा जिस टाइम पे आप फाइंड कर रहे हैं। इनिशियल टाइम अगर 0 है और आपसे पूछा जाए व्हाट इज द स्टेट आफ्टर 10 सेकंड, तो 10 माइनस 0 10 बनेगा। बट अगर इनिशियल टाइम 5 हो और आपसे पूछा जाए व्हाट इज द स्टेट एट टाइम 10 सेकंड और व्हाट इज द स्टेट आफ्टर 10 सेकंड, दोनों के रिजल्ट चेंज हो गए। अगर इनिशियल टाइम 5 सेकंड है, टी नॉट वैल्यू अगर 5 सेकंड है, तो आप ये कंपेयर कर सकते हैं एट 10 सेकंड के लिए, तो टी की वैल्यू 10 है, तो आपको एक्सपोनेंट में प्लेस करना है टी माइनस टी नॉट दैट इज 5 सेकंड। बट आफ्टर 10 सेकंड में आपको टी माइनस टी नॉट का ही आइडिया दिया है, ये प्लेस करना है 10, तो दोनों वैल्यू चेंज है। बट अगर इनिशियल टाइम को आप 0 ले रहे हैं, दीज टू पार्ट के लिए आफ्टर 10 सेकंड और एट 10 सेकंड ये वैल्यू 10 ही बनेगा। इसलिए आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या पार्ट इनिशियल टाइम के लिए है और क्या आपसे पूछा है, क्योंकि यहाँ पे टाइम डिफरेंस है, इसलिए ये मोर जनरलाइज पार्ट है, इससे मोर एक्यूरेट रिजल्ट आएगा, चाहे इनिशियल टाइम 0 हो चाहे नॉन 0। क्योंकि हम अगर हम इसी को पढ़ते जाएंगे, इसी को प्रॉब्लम में यूज करते जा रहे हैं, मोस्टली प्रॉब्लम इनिशियल टाइम 0 दिया होगा, बट जब भी प्रॉब्लम में टाइम नॉन 0 दिया होगा, क्योंकि आपकी हैबिट में ये होगा तो इससे रॉन्ग हो जाएगा।
इसलिए कोशिश ये करें इसको हैबिट में लाएं, जिस टाइम को दिया है इनिशियल टाइम को उसको आप T0 के प्लेस पे प्लेस करिए और आगे कंटिन्यू। तो कैसे स्टेटमेंट टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होगा टाइम से इंडिपेंडेंट हैमिल्टोनियन के लिए, वो आपको टाइम रिलेशन ऑफ स्टेट ऑसिलेट में हिंट हो गया। अब इस स्टेट को रेफरेंस लेके आप जो 1 से लेके 4th पॉस्टुलेट तक के स्टेप्स फॉलो किए हैं वो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। एक स्टेटमेंट और यहाँ पे नोट कर लें, इफ द स्टेट इज नॉर्मलाइज्ड एट ए पर्टिकुलर टाइम, then it will also normalize at later time। अगर इनिशियल टाइम पे नॉर्मलाइज है तो टाइम चेंज होने से नॉर्मलाइजेशन चेंज नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन सेम रहेगी। इनिशियल टाइम पे नॉर्मलाइज है तो लेटर टाइम पे भी नॉर्मलाइज है। इसको कंफर्म करने के लिए, इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए आप अगर ये ब्रैकेट वैल्यू मैच करा दें साई टी ब्रैकेट, अगर ये साई टी नॉट ब्रैकेट के इक्वल हो जाए तो अगर ये ब्रैकेट 1 होगा तो ये श्योरली 1 होगा। तो इसको वेरीफाई करने के लिए आप ये ब्रैकेट को चेक करिए, ये ब्रैकेट दोनों मैच करते हैं या नहीं करते हैं, और इसको मैच कराने के लिए आप इस एक्सप्रेशन को यूज करेंगे। साई टी आपको गिवन था, अभी आपको फाइंड कराया एक्सपोनेंशियल माइनस आई एच टी माइनस टी नॉट बाई एच क्रॉस साई टी नॉट। अब इसका ब्रा वेक्टर फाइंड करेंगे, तो जो ड्राफ्ट नोटेशन में स्टेप्स आपको बताएं वो फॉलो करना है। जब डैगर करेंगे तो ये ऑपरेटर है, स्केलर नहीं है, ये कैट वेक्टर है, तो यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में आपको डैगर फाइंड करना है। ये पार्ट का डैगर स्केलर को प्लस करेंगे, एच डैगर और टाइम वैल्यू रियल है। और ये स्टेप पे भी आप एक पॉइंट क्लियर करेंगे, अगर पोटेंशियल रियल है तो एच डैगर एच से मैच करेंगे। जितने भी रियल पोटेंशियल्स होंगे सबके लिए हैमिल्टोनियन हर्मिटियन ऑपरेटर होता है फॉर रियल पोटेंशियल। और यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई किया तो साई टी ब्रा वेक्टर चेंज टू साई टी नॉट ब्रा वेक्टर एक्सपोनेंशियल आई बाई एच क्रॉस, एच डैगर को एच से प्लेस कर दिया, टी माइनस टी नॉट। अब ये ब्रैकेट वैल्यू साई टी ब्रैकेट, एच वेक्टर भी पता है, ब्रा वेक्टर भी पता है, एक्सपोनेंशियल आई बाई एच क्रॉस एच टी माइनस टी नॉट मल्टीप्लाइड बाई एक्सपोनेंशियल माइनस आई बाई एच क्रॉस एच टी माइनस टी नॉट साई टी नॉट। तो ये सेम ऑपरेटर के लिए, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के लिए यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में प्लस पावर है और ये माइनस पावर है, तो ये एक्सपोनेंट क्योंकि दोनों ऑपरेटर काउंट करेंगे सेम ही ऑपरेटर है तो मल्टीप्लाई में आप पावर ऐड कर सकते हैं, और ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट होके एक्सपोनेंशियल 0 बन गया और एक्सपोनेंशियल 0 1 हो गया, तो ये ब्रैकेट में कन्वर्ट हो गया। अगर ये ब्रैकेट 1 है तो ये ऑटोमेटिकली हो गया। तो जो ब्रैकेट वैल्यू टाइम से इंडिपेंडेंट हैमिल्टोनियन के लिए, टाइम से इंडिपेंडेंट पोटेंशियल के लिए स्टेट में इक्वल टू 0 पे बनेगा, वही सेम ब्रैकेट की वैल्यू लेटर टाइम टी पे बनेगा। उसी स्टेट का अगर आप टाइम रिलेशन कर रहे हैं तो ब्रैकेट वैल्यू सेम आएगी, चाहे वो 1 हो चाहे 1 से डिफरेंट हो। तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है अगर कोई स्टेट पर्टिकुलर टाइम पे नॉर्मलाइज है इट मींस ये ब्रैकेट वैल्यू 1 है तो लेटर टाइम पे भी 1 बनेगा। ये सभी को कंफर्म हो जाना चाहिए। अगर आपको कोई ऑपरेटर के लिए आइगन वैल्यू इक्वेशन दिया हुआ है, अब अगर आपको ये साइन ऑपरेटर ऑपरेट करना हो, ऑपरेटर का साइन फंक्शन, तो ये वैल्यू क्या बनेगा? आपको जो पॉइंट्स अब तक ड्राफ्ट नोटेशंस के रिगार्डिंग, ऑपरेटर्स के रिगार्डिंग, ऑपरेटर की आइगन वैल्यू इक्वेशंस के रिगार्डिंग जो पॉइंट्स मैंने सजेस्ट किए हैं, क्या ये सिंपलीफाई कर सकते हैं? अच्छा ये पार्ट बता सकते हैं, ये पावर 10 क्या बनेगा? सेम फॉर्म ही आएगा सर। ये आपको मोर टाइम हिंट कर दिया कि आप ऑपरेटर का जो भी फंक्शन है उसमें आइगन वैल्यू प्लेस कर दीजिए, तो ये साइन इन आइगन वैल्यू बन जाएगा। अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया तो टाइम रिलेशन ऑफ स्टेट को आप 1 स्टेप में डायरेक्ट नोट कर सकते हैं। अगर कोई हैमिल्टोनियन ऑपरेटर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट को ऑपरेट करते हैं, अगर वो आइगन स्टेट है, अब आपको अगर ये टाइम रिलेशन ऑपरेटर ऑपरेट करना हो बहुत इजी वे में आप ऑपरेट कर सकते हैं। जहाँ पे हैमिल्टोनियन है कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू प्लेस कर दीजिए, क्योंकि ये भी तो ऑपरेटर का फंक्शन है और ऑपरेटर के फंक्शन में आप ऑपरेटर के प्लेस पे आइगन वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं। अगर ये स्टेप क्लियर है तो टाइम रिलेशन ऑफ स्टेट में आपको कोई डिफिकल्टी फेस नहीं होगी। आगे जो स्टेप्स रिक्वायर्ड होंगे वो आप अप्लाई करें। ये 5
अगर h की 1 पावर का रिजल्ट आपको दिया है, अगर वो स्टेट आइगन वैल्यू है, वो स्टेट आइगन स्टेट है, तो अगर ये आइगन स्टेट नहीं है तब के लिए कंफर्म नहीं है, बट अगर ये आइगन स्टेट है तो आप हैमिल्टनियन ऑपरेटर के किसी भी फंक्शन में अगर इस स्टेट पे ऑपरेट कर रहे हैं तो आइगन जो हैमिल्टनियन का फंक्शन है उसमें हैमिल्टनियन के प्लेस पे कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू प्लेस कर सकते हैं, जो आपको किसी भी जनरल ऑपरेटर के लिए फॉर्म के लिए मिल है। अगर ऑपरेटर का आइगन वैल्यू इक्वेशन पता है, वहां से आइगन स्टेट पता है, आइगन वैल्यू पता है, तो उसी पर्टिकुलर आइगन स्टेट में ऑपरेटर के किसी भी फंक्शन को आप वन स्टेप में डायरेक्ट नॉट कर सकते हैं। यही फॉर्म आप मैट्रिक्स में पढ़ते हैं, कैरे हैमिल्टन थ्योरम, जो मैंने पहले एक बार पहले भी आपको हिंट किया है। अगर कोई आप मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करते हैं तो वहां पे जो रिलेशन बनता है लैम्डा में, जो रिलेशन इक्वेशन बनती है लैम्डा में, आपको कोई रिलेशन बनता है डायगोनलाइज करके a माइनस लैम्डा आई को जीरो करके आपको एक रिलेशन बना, फंक्शन ऑफ लैम्डा बना लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जीरो। अगर 3x3 ऑर्डर है तो ये क्यूब रूट में इक्वेशन, क्यूब 3 पावर में इक्वेशन बनेगी। अगर ये 2x2 ऑर्डर है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो ऑर्डर के हिसाब से ये आपको फंक्शन ऑफ लैम्डा बनेगा। तो कैरे हैमिल्टन थ्योरम क्या कहता है कि अगर आइगन वैल्यू कोई रिलेशन को सेटिस्फाई करती है तो वो सेम रिलेशन दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स भी सेटिस्फाई करेगा। इसके मोस्ट सम प्रॉब्लम्स भी आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे, एग्जाम में पूछे भी जाता है, नेट पेपर में भी पूछे गए हैं। ये पॉइंट सभी को रिकॉल हो रहा होगा, ये सभी को रिकॉल हो रहा है। तो सेम मीनिंग यहाँ पे है ये ऑपरेटर के लिए है। यही पार्ट आपको यहाँ पे मैंने हैमिल्टन ऑपरेटर के लिए बताई है। तो जो पोस्टुलेट्स के स्टेटमेंट्स हैं, पोस्टुलेट्स से पहले लास्ट लेक्चर्स में ऑपरेटर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स, उनकी आइगन वैल्यू कंडीशन, आइगन फंक्शन कंडीशन, कम्यूटेशन ब्रैकेट्स और पोस्टुलेट के स्टेटमेंट जो आपको आज मैंने नोट कराए हैं या उनसे रिगार्डिंग जो पॉइंट्स बताए हैं, वो एक बार जाके जरूर रिवाइज कर लीजिए। आप अगर रिवाइज कर लेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में जब इसके एप्लीकेशंस करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पॉइंट्स अप्लाई करेंगे, तो आप लोगों को डाउट नहीं रहेगा। जरूर एक बार ये रिवाइज करके आएंगे। 6:30 तक का लेक्चर सर जिसको डाउट पूछना पूछा। सर ब्रेक के बाद वाली स्लाइड जो पहले दूसरी है सर हाँ जी 5 1 5 2 5 3 जो बेसिस अगर वो हमारी तब एनर्जी के अगर आइगन फंक्शन है जनेब अपने को नहीं कर लिया। हाँ बोलिए। और सर अगर हमें अगर मोमेंटम पता करना है तो सर एक्सपेक्टेशन वैल्यू वगैरह इससे निकाल सकते हैं क्या? फिर से बोलिए क्या बोले थे, पहले आवाज इको हो रही थी, पता नहीं चला क्या। 5 1 5 2 5 3 ये आइगन स्टेट्स हैं किसी ऑपरेटर के रिगार्डिंग, लेट अस किसी ऑपरेटर कौन सा ऑपरेटर रिगार्डिंग आइगन कौन सा स्टेट्स ऑपरेटर एनर्जी मान सकते हैं सर। हाँ, और अगर सर और किसी दूसरे ऑपरेटर कोई दूसरा फिजिकल ऑब्जर्वेबल अगर हमें निकालना है जैसे मोमेंटम वगैरह, तो सर हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू इसकी निकाल सकते हैं क्या? एक्सपेक्टेशन वैल्यू तो किसी भी स्टेट में आप निकाल सकते हो। साई एक्स स्टार्टिंग में स्केलर फंक्शन पे बहुत सारी अनसर्टेनिटी वाली करेंगे। आप ये बताइए, वहां पे मैंने ऐसा कोई कांसेप्ट नहीं बताया कि साई एक्स एनर्जी आइगन फंक्शन है। एक शॉर्ट ट्रिक जरूर अप्लाई किया था, अगर वो मोमेंटम का ही आइगन फंक्शन है तो मोमेंटम की आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग मोमेंटम की आइगन वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेशन वैल्यू बनेगी, सेम आ जाएगी। यस सर। तो एक्सपेक्टेशन तो किसी भी स्टेट में निकाल सकते हैं, तो उससे तो कोई डाउट नहीं होना। यस सर। नेक्स्ट स्लाइड। स्लाइड नंबर 12। सर इसमें फर्स्ट वाला जो केस है नॉन डिजेनरेट वाला, इसमें जैसे आफ्टर एक्शन स्टेट फाई 2 में चेंज हो जा रही है, तो इसी कोई स्टेट कोलैप्स, मतलब ऐसे बोलते हैं कि स्टेट कोलैप्स हो रही है। कोलैप्स कहां हो रही है? ये स्टेट मिल रहा है ना। हाँ ये कह सकते हैं इसमें कोलैप्स हो रही है, ये वर्ड यूज कर सकते हैं आप। इसमें कन्वर्ट हो रही है, मतलब इनिशियल स्टेट आफ्टर एक्शन फाई 2 में कोलैप्स हो रही है। हां जी। ओके सर। सर हम लोग सर ये तो मतलब t = 0 में हम लोग एमएससी में h का प्लेस में हम लोग उसको e1 e2 लिखते थे, तो हम लोग वो क्या सही लिखते थे? कैसे बोलिए? मतलब हम लोग जब एमएससी में ऐसे प्रॉब्लम करते थे, मतलब t टीचर = 0 में हां खुद से करते थे। नहीं टीचर नहीं पढ़ाया कुछ नहीं। जब वो तब तक आप e1 e2 कैसे नोटेशन ले पाएंगे जब तक आपको ये ना पता हो कि किसमें e1 है किसमें e2 है। अगर ये इक्वेशन दिया हुआ है एनर्जी आइगन वैल्यू इक्वेशन, तब phi 1 में e1 ले सकते हैं, phi 2 में e2 ले सकते हैं। तो इसमें तो कोई जो भी आइगन वैल्यू है वो रिप्लेस कर देना उस स्टेट के लिए। नहीं मैं सर ये नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूँ मतलब t = 0 में एक कोई फंक्शन है साई 0, तो उसको अगर मैं कोई टाइम t में निकालना चाहता था तब हम लोग उसको क्या करते थे e⁻⁻ e1 t/h का। अब आपको क्या पता कि इस स्टेट में आइगन वैल्यू e1 ही है? अच्छा नहीं, अगर वो आइगन वैल्यू उन लोगों का सप्लाई कर देते तो एक स्टेट में तो एक ही आइगन वैल्यू आएगी। हां तो e1 e2 क्यों करोगे? आप लोग मिक्स करते हैं बहुत सारी चीजों को। लेस नॉलेज से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई होती हैं। अगर ये फॉर्म दिया होता t = 0 पे cn phi n, और ये phi n के लिए एनर्जी आइगन वैल्यू इक्वेशन, अगर आपको psi t कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे c1 phi 1
C2 phi2 लाइक दिस आप टर्म्स ओपन करते और टाइम डिवीजन ऑपरेटर ऑपरेट कराते। ये t = 0 पे स्टेट थी, तो इसलिए t0 मैंने हटा दिया यहाँ से। तो जब ये ऑपरेटर इस स्टेट को ऑपरेट कराएंगे phi1 पे, तो यहाँ से आपको एनर्जी E1 पता है 1 2 3 4 up to infinite। तो इजी वे क्या था कि आप यहाँ पे इसको E1 नॉट कर लेते हैं। और C2 इस इक्वेशन से आपको phi2 स्टेट के लिए आइगन एनर्जी E2 पता है, तो यहाँ E2 कर लेते हैं। बट हमेशा E1 E2 थोड़ी करेंगे, वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता चलेगा। हो सकता है दोनों स्टेट में E ही आ रहा हो। नहीं, ए स्टेप हम लोगों को कोई नहीं बताया, मतलब ये जो ऐसे आता e⁻⁻i h t/h का, ये हम लोगों को पता नहीं था। एक पूरा डायरेक्ट हम लोगों को यही पता था क्या होता है, पर वो कैसे होता है वो हम लोगों को पता नहीं था। कोई बात नहीं, बट अब जो बताया उसको फॉलो करेंगे। रॉन्ग स्टेप हैबिट में कभी नहीं आने चाहिए, चाहे आपको थोड़ा सा टाइम लगे, चाहे आप थोड़ा स्टेप एक्स्ट्रा आप वहाँ पे फॉलो करिए, ठीक है, बट रॉन्ग स्टेप नहीं आना चाहिए। जैसे अभी आप क्वेश्चन कह रहे थे कि एक ही स्टेट है, अब इसमें एक ही आइगन वैल्यू तो होगी। ऐसा तो हो सकता है कि एक से ज्यादा स्टेट के लिए आइगन वैल्यू मैच करे, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही स्टेट में एक से ज्यादा आइगन वैल्यू है, ठीक है। मल्टी वैल्यूड फंक्शन पार्ट बताया था पहले, वो अलाउड नहीं होते। एक स्टेट में एक ही आइगन वैल्यू बनेगी एक ऑपरेटर की, अगर वो आइगन स्टेट है, बट मोर देन वन स्टेट के लिए सेम आइगन वैल्यू हो सकती है। एक ही स्टेट के लिए मोर देन वन आइगन वैल्यू थोड़ी हो जाएंगी। सर और एक चीज सर, आपने ये जो आज जो टाइम इवोल्यूशन जो स्टेट अपने बताया जो यू ऑपरेटर करके लिए, मतलब ये चीज मेरे को कौन सा बुक में मिलेगा? जो मैंने समझाया वो समझ में नहीं आएगा। नहीं ये समझ में आया, पर ये तो पूरा एकदम नया चीज है, तो दोबारा जरूरत कहाँ पड़ेगी? नहीं फिर भी थोड़ा अगर मिल जाता किसी को कि जेटी ये में चीज मिल पुराना जाएगा, जेटी में मिल जाएगा, किसी और बुक में मिल जाएगा, जहाँ टाइम इवोल्यूशन दिया होगा, ड्राइव किया होगा, वहाँ किसी भी बुक में मिल जाएगा। सर टेस्ट कब होगा प्रोबेबली? वो ऑफिस वाले साथ को डेट अनाउंस करेंगे, बट मैंने कल आपको ये बोला था कि आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जो फर्स्ट टेस्ट का सिलेबस होता है, जैसे 3 टेस्ट अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स में लेंगे तो फर्स्ट टेस्ट का सिलेबस लगभग पोस्टुलेट जैसे ही कंप्लीट हो जाता है फर्स्ट टेस्ट का सिलेबस। जी सर। ठीक है, तो आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। कभी अनाउंस होगा तो हो सकता है कि वो 1 वीक का टाइम दें आपको, तो वो टाइम सफिशिएंट रहेगा प्रिपरेशन के लिए। सर आपने जो क्वेश्चंस कराए हैं क्लास के दौरान वो प्रैक्टिस कर ले, और उसके बाद में फिर टेस्ट के लिए पूछ रहे हैं या एग्जाम के लिए? इन जनरल सर। देखो, जो मैंने आपको यहाँ स्क्रीन पे लिख दिया, ठीक है, जो मैंने स्क्रीन पे लिखा है, कोई एग्जाम हो जो आपके मेजर एग्जाम MSc सिलेबस से, पीजी लेवल से, नेट, गेट, जेस, TIFR, हम इन्हीं को मोस्टली मतलब रेफरेंस लेते हैं। एग्जाम की प्रिपरेशन भी इन्हीं को रेफरेंस लेकर आते हैं, ठीक है, आप लोगों को बताया भी गया होगा। तो जो क्वेश्चंस मैंने जिस तरह के 16 क्वेश्चंस करा दिए या एग्जाम के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस किए हैं, सभी एग्जाम के क्वेश्चन भी डिस्कस करता हूँ जैसे आप कंपेयर कर रहे होंगे। तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं पहले थ्योरी पार्ट बताता हूँ, कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, कुछ मेथड ट्रिक्स डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन से पहले। उन पॉइंट से इन 4 एग्जाम के कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, ठीक है। जिस तरह के क्वेश्चंस करा रहा हूँ उसी तरह के क्वेश्चंस में ऐसा हो सकता है कि कंसेप्ट चेंज हो जाए, ठीक है, कोई क्वेश्चन का कंसेप्ट किसी और क्वेश्चन कंसेप्ट के साथ मिक्स होकर क्वेश्चन आ जाए, बट उन्हीं पॉइंट से क्वेश्चन सॉल्व जरूर हो जाएगा। ओके सर। वो पॉइंट्स आपको हैबिट में लाके अप्लाई करने पे जरूर किया करना है कि करेक्टली अप्लाई हो रहे हैं। जो ट्रिक्स बताई हैं किस कंडीशन में है वो करेक्टली अप्लाई हो रहे हैं। बाकी आपको नए क्वेश्चंस करने की, ठीक है, जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग से कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस सर, यस, थैंक यू सर। ये सभी को मैं सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। कोशिश ये करिए कि मेरा लेक्चर जितना अच्छे से आप फॉलो कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, ठीक है, उतना अच्छे से कर लीजिए। आपको किसी अनदर बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि लेक्चर को कंसंट्रेट होकर नहीं सुनते, ना अच्छे से नोट्स बनाते हैं। जिन पॉइंट्स पे मैं क्लियर करने के लिए बोलता हूँ उनको इग्नोर करते हैं जब मैं बोलता हूँ। फिर उन्हीं जो क्वेश्चंस मैंने आपको सजेस्ट किए कि ये क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स ये हैं, जो मैं थ्योरी पार्ट में मोस्टली बता देता हूँ। मैंने कई बार ये फेस किया कि मोस्टली स्टूडेंट उन्हीं क्वेश्चंस को मुझसे पूछते हैं या मुझको बताने लगते हैं। तो जब मैं बोल रहा हूँ उस पर लड़ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, ठीक है, एक्यूरेसी भी इंप्रूव होगी, और जो एग्जाम के क्वेश्चंस हैं वो सारे सॉल्व भी हो जाएंगे। ओके सर। और पूछना है किसी को? सर ये जो हमारी बेसिक ये ऑर्थोनॉर्मल थे सारे, psi 1 psi 2 psi 3। हाँ जी सर, हम ये सारे जो हमने पोस्टुलेट्स और रूल्स पढ़े हैं, ये सब सिर्फ तभी एप्लीकेबल होंगे जब ये ऑर्थोनॉर्मल होंगे। हाँ जी, 1 से लेके 5th पोस्टुलेट तक फर्स्ट पोस्टुलेट का रेफरेंस है। अब जो फर्स्ट पोस्टुलेट में पॉइंट्स नोट कराए हैं वो ऑटोमेटिकली आगे जा रहे हैं। मैंने स्टेट नोटेशन को चेंज नहीं किया। सर हम कभी-कभी सर यस सर सर कभी-कभी सर हम सिर्फ लीनियरली इंडिपेंडेंट लेके भी बेसिस फॉर्म करते हैं फंक्शन को लिखने के लिए, तो सर वो सर यहाँ मतलब एप्लीकेबल हो सकती है यहाँ पे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट बेसिस वेक्टर्स हों बट वो ऑर्थोनॉर्मल ना हो, ये कह रहे हैं? यस सर। देखो, मैंने आपको ये सजेस्ट किया था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट से। जब कोई कॉइन होता है और उसका सिर्फ एक ही स्टेट होता तो उसकी प्रोबेबिलिटी 100% होती उस स्टेट की। यस सर। अब अगर एक कॉइन की 2 स्टेट है तो उन सबकी प्रोबेबिलिटी 1 है, बट इंडिविजुअल की प्रोबेबिलिटी सेपरेटली 1 है। बट जब हम कोई जो उसको मेजर कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तब हमें नहीं पता कि वो कितने बार मिलेगा। यस सर। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने बताया कि हम सुपरपोजिशन करते हैं। Yes, तो यहाँ पे नेसेसरी है कि ऑर्थो नॉर्मल बेसिस रिकॉर्ड होंगे। जी सर।
ऑर्थो नॉर्मल बेसिस रिक्वायर्ड होंगे, नहीं तो हमारे सारा मैथमेटिक्स चेंज हो जाएगा। यस सर। सुपरपोजिशन ऑफ स्टेट्स का जो पोस्टुलेट है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्टेट्स की कॉरस्पॉन्डिंग है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट सेपरेटली अगर हम चेक करें तो 100% प्रोबेबल है, बट उनके कंबाइंड इफेक्ट्स की चेक करें तो उनकी पोलिटी वन सबके लिए सम करेंगे तब बनाएगा, तो जरूरी नहीं कि इंडिविजुअल स्टेट्स की पोलिटी दैट टाइम पे बनो। यस तो सर। कॉमन पोलिटी जीरो है, कॉमन पोलिटी जीरो है, कॉमन पोलिटी जीरो तभी आएगा जब ऑर्थोगोनल हो रहे हो। यस सर। ठीक है, तो अगर हम ये स्टेप को छोड़ दें, अगर हम जनरल बात करें तो ये phi 1 phi 2 phi 3 अगर बेसिस वेक्टर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, तो अब ये नहीं पता चलता कि ये ऑर्थो नॉर्मल ही होंगे, क्योंकि बेसिस ऑर्थो नॉर्मल के अलावा भी हो सकता है कोई टाइप ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट बेसिस फॉर्म कर सकते हैं ना सर हम। लीनियरली इंडिपेंडेंट तो ऑर्थो नॉर्मल में भी सेटिस्फाई हो रहा है। लीनियरली इंडिपेंडेंट तो इस पार्ट से आया जब हम लीनियर सुपरपोजिशन की बात कर रहे हैं। यस सर। बेसिस की डेफिनेशन में ही लीनियरली इंडिपेंडेंट वर्ड है, ये चेक करिए, डायमेंशन और बेसिस दोनों की डेफिनेशन बताएं। यस चाहे बेसिस ऑर्थो नॉर्मल बने वो लीनियरली इंडिपेंडेंट तो होगा ही होगा। होगा ही सर, होगा। ठीक है, क्योंकि बेसिस का डेफिनेशन ही मैंने बताया है, द सेट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट बेसिस वेक्टर्स, ये बताया था। तुम्हारी लीनियरली इंडिपेंडेंट कंडीशन तो ऑटोमेटिकली आ रही है। यस सर। अब इसका एक और रीजन मैं बताता हूं कि हम ऑर्थो नॉर्मल ही क्यों लेते हैं। हम जब कोई सिस्टम को स्टडी करते हैं तो हमें श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन का पता होता है, और श्रोडिंगर इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है वो एनर्जी आइगन फंक्शंस होंगे। तो हम जितने भी सिस्टम्स को स्टडी करते हैं वो हम एनर्जी आइगन फंक्शंस को रेफरेंस लेके करते हैं, इसीलिए हमें उनको रेफरेंस लेके किया तो ऑटोमेटिकली ऑर्थो नॉर्मल बेसिस की रिक्वायरमेंट हो गई। एनर्जी आइगन फंक्शंस ऑर्थो नॉर्मल बेसिस बनाएंगे ही बनाएंगे। हां सर, बनाते हैं, सारे सर बनाते हैं। हां, तो इसीलिए मोस्टली क्वेश्चन में एनर्जी आइगन फंक्शन वर्ड कहेगा तो ऑटोमेटिकली बता रहेगा कि जो फर्स्ट पोस्टुलेट के स्टेटमेंट में पॉइंट नोट कर रहा है वो ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो रहा है। यस सर। बट अगर उसने कहीं ऐसा वर्ड नहीं कहा कि ऑर्थो नॉर्मल बेसिस है, कहीं ऐसा उसने वर्ड नहीं कहा कि एनर्जी आइगन फंक्शन है, तो हल्का सा डाउट हो सकता है। यस सब सर। प्रॉब्लम के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम स्टेप फॉलो करेंगे। अगर वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं प्रॉब्लम के ऑप्शन के थ्रू उसने हिंट किया हुआ है तो हम ऑर्थो नॉर्मलिटी कंडीशन लेके चलेंगे, अदरवाइज हम उनको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नॉन जीरो भी ले सकते हैं। जी सर। ठीक है, यस। बट मोर देन ये मान लीजिए 95% प्रॉब्लम में ऑर्थो नॉर्मल बेसिस पे ही प्रॉब्लम पूछा होगा। जी मैं ये नहीं कहा कि 100%। ठीक है, रीजन मैंने बताया क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस में एनर्जी आइगन फंक्शंस को रेफरेंस लेके नोट करते हैं, तो वो ऑर्थो नॉर्मल बेसिस की कंडीशन को फॉलो करें। यस सर। और पूछना है किसी को? मैं एग्जिट करता हूँ नहीं पूछना।